पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। एक बादशाह की कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, ठीक है जी। बादशाह की कहानी कैसे शुरू होती है? इकबाल बुलंद हो। नहीं, बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो। हाँ, लेकिन वैसे बादशाह की कहानी कैसे शुरू होती है, किस जुमले से शुरू होती है? एक दफा का जिक्र था। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह रहता था। बिल्कुल जी। तो एक दफा का जिक्र है कि भाई कहीं एक बादशाह था। उस बादशाह ने अपनी जो मुमलिकत थी उसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी सी शारा बना दी। जैसे शारा फैसल, शारा दस्तूर, शारा वगैरह जितनी भी शारा होती हैं तो उसने एक शारा बनाई। अब बादशाह के शौक बड़े अजीब होते हैं भाई। उसने कहा भाई सब लोगों से कहो कि इस शारा पर चलें और एक कोने से दूसरे कोने तक जब वो चल कर आएंगे तो दूसरे कोने पर मैं बैठा हूँगा, फिर मैं उनसे खुद इंटरव्यू लूंगा कि आपको ये इशारा कैसी लगी। ठीक है। तो भाई लोगों ने कहा ठीक है, बादशाह सलामत कह रहे हैं तो इंटरव्यू दे देंगे बादशाह सलामत को। तो बादशाह सलामत उसके एक कोने पर बैठ गए और अवाम उन्नास ने जो है वो उस इशारा पर चलना शुरू किया। सारी रियाया चलते चलते जो है वो दूसरे कोने पर पहुंची, बादशाह के पास पहुंची, बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हुई। तो बादशाह सलामत और उनके वजीर जो थे वहाँ पर मौजूद थे। बादशाह ने अपने वजीरों से कहा चलो भाई नोट करना शुरू करो कि वो जो बता रहे हैं चीज़ें, हो सकता है कोई इंप्रूवमेंट की बात हो सकता है वो उसकी खामी बताएं तो हम उसको मजीद बेहतर बना देंगे इस शारा को। सही है। तो और अच्छा काम हो जाएगा हमारा। अभी जो है वो इसके अंदर जितना काम हमने करवा दिया है वो तो ठीक है, लेकिन पब्लिक की राय जो है वो अहम है। अब जनाब लोगों ने सबने जो है वो बात करना शुरू की। लोगों ने कहा भाई शारा बड़ी अच्छी थी, बड़ी आरामदेह खुली शारा, बहुत ज़बरदस्त। उसके ऊपर आपने दरमियान में कहीं थक जाए इंसान तो पानी का भी इंतजाम है, कुछ शॉप्स भी थी, मतलब बहुत बेंचेस भी थी, दरख्त भी लगे हुए थे, बड़ी ज़बरदस्त शारा थी। और बहुत सारे लोग जो थे उन सब ने यही कॉमेंट दिए कि भाई बहुत ही आला आपने ये काम कर दिया है और इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, हम बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बस सिर्फ ये है कि हमने ये देखा कि एक जगह पर जब हम इस शारा पर से गुजरते हैं तो वहाँ पर सीमेंट, बजरी, रेती वगैरह जो कंस्ट्रक्शन के काम में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो पड़ी हुई थी, वो गिरी हुई थी। तो वो जो मजदूर थे मेरा ख्याल है उन्होंने वो सामान उस जगह से या सफाई शायद सही तरीके से की नहीं है। तो वहाँ पर चलते हुए आपको थोड़ा सा ये है कि मुश्किल होती है, तो उसको साफ करवा ले, मसला हल हो जाएगा। बाकी आपकी शारा बहुत बेहतरीन है। सब लोगों से इंटरव्यू लिया गया, सबने यही बात की। इंटरव्यू जैसे ही ख़त्म हुए बादशाह सलामत उठने लगे तो देखा भाई एक और आदमी चलता हुआ आ रहा है। वो आखिरी बंदा था जो कि उस शारा पर पहुंचा। सबने कहा यार तुम इतनी देर से क्यों आए हो? मतलब लोगों के इंटरव्यू हो गए, लोगों ने अपनी अपनी राय से आगाह कर दिया और सबने बता दिया कि भाई क्या क्या अच्छी चीज़ें थी वगैरह वगैरह, सारी गुफ्तगू हो गई और तुम अब आ रहे हो। इतनी देर तुम्हें क्यों लगी? बादशाह सलामत तो अब जा रहे हैं। तो बादशाह ने कहा क्या हुआ? बादशाह को बताया गया कि भाई ये बंदा लेट आया। तो बादशाह ने कहा यार पूरे शहर से तो मैंने इंटरव्यू कर ही लिया, तो चलो इसका भी इंटरव्यू कर ही लेता हूँ। तो अपनी रियाया है भाई, इंटरव्यू ले लेना चाहिए। उसको बिठाया, इंटरव्यू शुरू हुआ। तो बादशाह सलामत ने कहा कि भाई बताओ भाई तुम सबसे पहले तो ये बताओ तुम इतना लेट क्यों हो गए? तो उसने कहा बादशाह सलामत मसला ये था कि मैं जब पॉइंट ए से शुरू हुआ इस शारा पर चलना और रास्ते में चलते 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 अचानक मुझे जो है वो बजरी और वो सारी जो रेती वगैरह पड़ी हुई नज़र आई। तो वो एक अजीब मसला वहाँ पर, तो लोगों के लिए चलना मुश्किल हो रहा था। तो मैं साफ़ करने के लिए बैठ गया उसको। मैंने फिर वो रेती हटाई, बजरी हटाई, उसको साफ़ किया, उसको ना साइड पे कर दिया है मैंने और अब वो जगह बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब वहाँ से जो भी गुजरेगा उसको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बादशाह ने कहा ये देखो ये था वो बंदा जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था। और उस शख्स ने एक और बात की कि हुजूर वो मैंने रेती वेती जब हटाई, सामान वामान हटाया, तो उसके अंदर से ये मुझे एक हीरों की एक थैली मिली है, ये शायद किसी की गिर गई है, तो ये प्लीज़ आप ऐलान करवा दीजिए जिसकी भी है वो बेचारा ले जाए। तो बादशाह ने कहा भैया यही तो इम्तिहान था, मैंने वो सारा सिस्टम बनाया इसीलिए था कि देखूं कि कौन आगे बढ़ के काम करता है, सिर्फ बातें नहीं कि ये एतराज़ है भाई ये सड़क सही करवा दो, ये गलत कर दिया आपने इसको सही करवा दो। अगर आप देखें कहीं कि कोई गड़बड़ है कोशिश कीजिए उसको सही कीजिए, उसमें अपना हिस्सा मिलाइए। तो ये बादशाह सलामत का इनाम था उस शख्सियत के लिए। बादशाह ने उसको इनाम इकराम से नवाजा और वो शख्स खुशी खुशी जो है वो गया और देखें और नेक काम करने का उसको कैसा सिला। बिल्कुल। और उसके बाद पाकिस्तान की सारी मीडिया इंडस्ट्री खास तौर पर एंकर हजरात साहब नौकरियों से फारिग हो गए। क्यों? क्योंकि कोई काम नहीं करता ना, बातें करते बातें करें, सवाल पूछे, तनकीद करें, लेकिन अपने हिस्से का काम ना करें। ये मेरा ख्याल है का काम है सवाल करना। हाँ, सवाल करना, लेकिन अपने हिस्से का भी काम करें। और बिल्कुल खैर मैंने तो एंकर के साथ इसको वैसे मिलाया, लेकिन आपको हमेशा जो है ना मुझ पर ही टॉन्ट करना होता है।
नहीं, वो हमेशा अवैस अपने आप को एक ऐसी स्पॉट में रख देते हैं कि फिर हमें लगता है कि भाई अब आज ये प्रोग्राम आखिरी देने लगता है इसका। लेकिन ऐसा नहीं है। स्पॉटलेस पर्सनैलिटी और स्पॉटलेस अंदाज, स्पॉटलेस आवाज़, स्पॉटलेस स्टाइल है जी मेरा। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्पॉटलेस 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की कर्ज प्रोग्राम पर IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास तलब। जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस पर ताज़ा हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का असर, डेनमार्क में कुरान पाक की बेहरमती गैर कानूनी करार। सियासत को इख्तलाफ राय के बजाय ज़ाती दुश्मनी तक पहुँचा दिया गया, बिलावल भुट्टो। स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 की हद अबूर करना तारीखी कामयाबी है, निगरान वज़ीर आज़म। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी काज के हक़ में 5 करारदादें मंजूर। यूनान कश्ती हादसा का मरकज़ी मुलजिम मीरपुर खास से गिरफ्तार। मशरक़ी अफ्रीका मौसमियाती तब्दीली की जद में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, 400 से ज़ायद अफराद हलाक। यूनेस्को ने इफ्तार की रिवायत और एहतमाम को सकाफ़ती विरसे के तौर पर तस्लीम कर लिया। ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्रोमो जारी कर दिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में खेला जाएगा। प्रोग्राम में लेना है हमें एक छोटा सा वक्फा। आपसे मिलते हैं एक वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अवैस, मेरा आपसे एक सवाल है, बताइए। आप खाना कैसे खाते हैं? खाना में ऐसे खाता हूँ। ये तो बड़ा गैर मुनासिब किस्म का एक इसमें क्या गैर मुनासिब है? वो कहते हैं ना, बड़े कहते हैं कि भाई मुंह बंद करके खाएं, तरीके से बैठ कर खाएं। कुछ लोग वैसे तो तरीके से बैठा हुआ मैं हूँ, मुंह में बंद कर लेता हूँ। तो बच्चों की तरह खाते हैं फिर आप खाते कैसे? मतलब कैसे खाते हैं? ऐसे ही खाता हूँ भाई। ये निवाला बनाया, मुंह में डाला, चबाया और बस पेट में चला गया, खा लिया। और क्या है? ठीक है। और कौन सी कोई साइंटिफिक तरीके हैं इसके अंदर जिस पे हम बात कर सकते हैं भाई? साइंटिफिक, हाँ। अच्छा, चावल कैसे खाते? चावल भी ऐसे ही, मतलब यम 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 ठीक है भाई, यम 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 करके तो हम मज़ेदार चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो साइंटिफिक तरीका है, ज़ाहिर है हमारे लिए तो बहुत सारी साइंस हमारे दीन में ही रखी गई है। और हमारा ईमान भी यही है कि हर चीज़ जो दीन से, आज उस पर जाकर साइंस जो है वो प्रैक्टिस करती है और फिर आज वो जाकर प्रूव करते हैं वो चीज़ जो हमारे यहाँ सैकड़ों सालों पहले, हज़ारों सालों पहले प्रूव हो चुकी थी। तो सुन्नत नबवी क्या कहती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खाना खाने का प्रॉपर तरीका है क्या? इस पर हम करेंगे आज गुफ्तगू। बेसिकली हाथ से खाना है या चम्मच कांटे से खाना है? हाथ से खाना खाने के फ़वाइद और अगर क्या इसके कोई नुकसान भी है, इनसे हम बात करेंगे जी। हमारे साथ इस हवाले से बात के लिए मौजूद है जी सहर चावला, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं और आज हमें इस हवाले से साइंटिफिक डिटेल्स बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों का? सो गुड टू सी यू। लाइकवाइज जी, बड़े अरसे बाद। कहाँ आप भी लगता है खाने वाने बहुत खा रही थी। दिस इज ट्रू। हेल्दी खाने, हाथ से। आप लोगों ने टॉपिक आज बड़ा अच्छा रखा है। हाथ से खाने का सिर्फ एक ही नुकसान है और वो तब है जब आपके हाथ गंदे हों, और वो भी गंदे नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगेन सफाई जो है वो आपके पास निस्फ ईमान है। अब आ जाते हैं हाथ से खाने के फवाइद के बारे में। आपकी जो जितने भी सेंसेस हैं, जितने भी सेंसेशन है, वो परसेप्शन, वो आपकी हिस्सों से नर्व से एसोसिएटेड है। जैसे आप कोई मजे का खाना देखते हैं, जैसे इस वक्त मैं बट कढ़ाई के बाहर बैठी हूँ फॉर एग्जांपल। अब जैसे ही मैं अंदर जाके कढ़ाई देखूंगी, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। आपको पता है, जैसे ही आप खाने को टच करते हैं, तो खाने को टच करने के साथ साथ आपकी जो हाथों की नर्व्स हैं, वो जिस्म के एंजाइम्स जिन्होंने खाने को हजम करना है, जो कि मेरी थूक में मौजूद है, जो कि मेरे स्टमक के तेजाब में मौजूद है, जो कि मेरे पित्ते के डाइजेस्टिव जूस में मौजूद है, जो कि मेरे इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस में मौजूद है, उनकी सेक्रेशन वहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। सुभान अल्लाह। अब आप सोचिए कि आपने खाने को हाथ लगाया है और डाइजेस्टिव जूसेस और जिस्म ने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है कि तुम्हारे अंदर जो है वो फूड आने लगे और तुमने इसको डाइजेस्ट करना है। मॉडर्न साइंस, आपके पास इतने महंगे महंगे सिंथेटिक सप्लीमेंट्स हैं, बिटेन HCl बीइंग वन ऑफ देम, जो लोगों को दिया जाता है कि वो खाने से पहले कंज्यूम कर लें ताकि स्टमक तेजाब निकालना शुरू हो जाए, ताकि उनको खाना ठीक तरह हजम हो, वो बाद में तंग ना हो। अगर आप हाथ से खाना शुरू करते हैं तो आपको इतने महंगे सिंथेटिक सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। यानी जो काम बिटेन HCl करता है वो सिर्फ आप हाथ से खा के सुभान अल्लाह वो आप कर सकते हैं, आपका खाना बेटर हजम हो सकता है।
एक और बहुत खूबसूरत साइंटिफिक बेनिफिट आपके पास ये है कि जो आपके हाथ हैं, हाथों के पोर्स हैं, हमारे जिस्म में एक बड़ा खूबसूरत माइक्रोबियल बैलेंस है, हमारी आंतों में, हमारी थूक में, पूरी बॉडी में, इवन के मेरे रेस्पिरेटरी एयरवे में गुड और बैड बैक्टीरिया का, गुड बैक्टीरिया की सप्लीमेंटेशन बाहर से, यानी उसकी एक्स्ट्रा आमद बाहर से डेली बेसिस पे बहुत जरूरी है एक अच्छी हेल्दी सेहतमंद लाइफ जीने के लिए। उंगलियों के पोटों में वो गुड बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं प्रॉपर, अगर प्रोवाइडेड अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, और वो आपकी बॉडी को गुड माइक्रोबायोम से सप्लीमेंट करते जाते हैं। 70% ऑफ द केसेस ऑफ लो इम्यूनिटी आर फॉर पीपल जिनकी बॉडी में ये गुड माइक्रोबायोम कम है, क्योंकि 70% इम्यूनिटी आपकी बॉडी का गुड बैक्टीरिया बनाता है। जिसकी इम्यूनिटी कम है उसका तो वैसे ही सब कुछ ही खराब है, उसको तो फिर ऑटोइम्यून डिजीजेस भी पकड़ेंगे, थायराइड की डिजीजेस भी पकड़ेंगे, फूड एलर्जीज भी पकड़ेंगी, गट की डिजीजेस भी पकड़ेंगे, तो उसके लिए तो फिर ये सारी चीजें प्रॉब्लम है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल प्लस साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी हाथ से खाने का, कि जब आप कभी इसको नोट कीजिएगा, जब आप कभी चम्मच और कांटे से खाते हैं आप कंपैरेटिवली तेज स्पीड में खाते हैं, इट्स नेचुरल, लेकिन जब आप हाथ से खाते हैं आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, विच इज अगेन वेरी वेरी बेनिफिशियल साइंटिफिकली। उसकी रीजन आपके पास ये है कि खाना हमने 15-20 बार मुंह में च्यू करना होता है ताकि मैक्सिमम काम मुंह में ही हो जाए खाने का। आप स्लो खाएंगे यानी मैक्सिमम वो वहीं पे ही हजम हो जाए। एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, उसकी थूक में सिक्रीशन होती है। जितनी देर आप नवाला मुंह में चबाएंगे, जितना स्लो आप खाएंगे, एमाइलेज अपना बेहतरीन काम कर देगा ताकि स्टमक पे जो लोड हो उसे प्रोटीन को हजम करने का हो। वो एमाइलेज की जिम्मेदारियां ना निभाता रहे स्टमक। तो वो अगर आप हाथ से खाएंगे, आप स्लो खाएंगे, तो आपको ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगा। फिर इसका मतलब है कि ब्लड में जो शुगर है वो भी स्टेडली रिलीज होगा, स्लो स्पीड पे रिलीज होगा। अब जब हम स्लो खाएंगे तो डेफिनेटली हम कम भी खाएंगे और इस तरह आपकी एपेटाइट जो है वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। अच्छा, वैसे सर ये बताएं, आपने चबाने का बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट उठाया। हम तो बहुत तेज़ी में भी खा रहे होते हैं और कुछ लोगों की स्पीड ही बड़ी तेज़ होती है, वो कहते हैं नहीं मैं चबाता तो ठीक हूँ लेकिन बस मेरी स्पीड तेज़ है। तो वैसे आपकी रिसर्च या आपका मुशाहिदा क्या कहता है, या किसी से आपने बात की हो, पूछा हो, एक आम आदमी हमारे यहाँ जो हाथ से खाना खा रहा है या चम्मच से खा रहा है, वो कितनी दफ़ा एक नवाले को चबाते हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए बड़ी माइंडफुल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं खुद पहले तेज खाती होती थी, 15 to 20 टाइम्स आपको एक बार नवाले को चबाना चाहिए। और मैं आपको कहती हूँ कि एक भी इंसान आप ऐसा नहीं ढूंढ सकते जैसे 15 to 20 टाइम्स नवाले को एक बार चबा रहा हो, मगर आइडियल तरीका यही है। बहुत माइंडफुली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिकॉज वो एक ह्यूमन साइकी है कि जब जाहिर कुछ मजे का है, इट्स लाइक आप उसको खाना चाहते हैं, यू वांट टू टेस्ट ऑल ऑफ इट, बट बड़ा माइंडफुली आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है कि आप 15-20 टाइम्स खाएं। ईटिंग बहुत माइंडफुल होनी चाहिए और उससे आप खाने का जायका भी ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं, आप ज्यादा फ्लेवर भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड अगेन आप डेफिनेटली कम खाते हैं जब आप 15 से 20 बार एक नवाला चबाते हैं। मैक्सिमम डाइजेशन तो आपकी ओरल कैविटी में हो गई, स्टमक के लिए बर्डन ही नहीं है। एंड फॉर ऑल दोस पीपल हु आर अबव 30, आप लोगों में से तो किसी, और जो उससे भी बड़े हैं, मेरी तरह बुढ़े हो गए हैं, आप लोगों में से तो किसी ने भी 15-20 बार नवाला चबाया और हाथ के अलावा नहीं खाना, क्योंकि 30 से ऊपर आपका जो स्टमक एसिड है वो कम होना शुरू हो जाता है। और स्टमक एसिड जब कम होना शुरू हो जाता है फिर ब्लोटिंग की हर चीज की शुरुआत है। ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, गर्ड, गैस्ट्राइटिस, फिर सीबो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंतों में बैड बैक्टीरिया ओवरग्रो करता है। तो आपने तो हर हाल में इसको जो है, इसमें क्या एम्बैरेसमेंट है, हमारे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं तो फखर से हर जगह जाके हाथ से खाती हूँ, आप खाएं हाथ से, इट इज सुपर कूल। बिल्कुल बिल्कुल सही, खाना चाहिए। अच्छा, अब आपने ये बताया कि 30 प्लस में जो है वो स्टमक एंजाइम्स है जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है वो कम हो जाते हैं, तो उसको बढ़ाने का क्या कोई तरीका है? एक तो ये तरीका है कि ठीक है हम हाथ से खाएं और उसको ज़्यादा चबाएं तो हमारा काम स्टमक का कम हो जाएगा, लेकिन क्या इसका कोई तरीका है कि जिससे हमारे जो स्टमक के एंजाइम्स हैं वो बढ़ जाएँ? जी बहुत खूबसूरत तरीका है, मेरी अपनी रूटीन का हिस्सा है। आप आधा 1 टीस्पून सेब का सिरका, मैं तो अपना भी, मेरा सेब का सिरका मैंने लॉन्च किया हुआ है, आप उसको 150 मिलीलीटर पानी में डालें और इसको आपने ऐसे नहीं पीना, इसको आपने स्ट्रॉ से पीना है। एप्पल साइडर विनेगर बहुत एसिडिक होता है, उसको आप अगर वैसे पियेंगे तो ये दांतों का एनेमल उड़ जाएगा। इसको आप स्ट्रॉ से नाश्ते से 30 मिनट पहले ले लें। 90% लोगों का 5-6 दिन के अंदर अंदर ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और वो जो खाना ऊपर को आता है खत्म हो जाएगा। इसको अपनी रूटीन बना लें अबव 30 पीपल, और हाथ से खाएं।
ओके, एप्पल सीडर विनेगर, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा ये बताएं क्या ब्लड सर्कुलेशन पे भी हाथ से खाने का कोई इम्पैक्ट होता है? एब्सोल्युटली, ब्लड सर्कुलेशन पे भी इफेक्ट होता है। आपकी पोटों की भी, इसको पोटे कहते हैं ना ऐसे सादा वो स्लैंग लैंग्वेज में, आपके पोटों की भी एक्सरसाइज होती है ना, इट इज सुपर गुड, बिल्कुल होता है। आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन पे भी असर होता है। एंड अदर देन दैट आपकी ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका बहुत ज्यादा जो हेल्दी फंक्शनिंग है, आपके ब्लड का एक हिस्सा होता है लिम्फेटिक्स की सर्कुलेशन पे वो डिपेंड करता है। तो जब आप हाथ से खाते हैं ना, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ साथ आपका लिम्फ फ्लो भी बेटर होता है। जिसका लिम्फ फ्लो बेटर होता है वो शाज़ो नादिर ही कॉन्स्टिपेशन का शिकार होता है। सो लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ द ब्लड के बहुत सारे हिस्से हैं, प्लाज्मा है, लिम्फ है, एवरीथिंग है, तो डेफिनेटली आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। डॉक्टर साहिबा, प्लेटलेट्स भी हैं, ये हमारे यहाँ तो वो भी बहुत अहम हिस्सा है, और ये आप ध्यान में रखें आइंदा जब भी आप प्लेटलेट्स को अब छोड़ दें, प्लेटलेट का जमाना गुजर गया। बिल्कुल प्लेटलेट्स हैं। अच्छा ये बताएं कि हमारे एज जब बढ़ती है, और ये आपने 30 का मार्क बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि 30 के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, और उसके बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शुरू में बहुत पतले दुबले होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लग जाते हैं। इसकी क्या वजह है कि 30 के बाद मेटाबॉलिज्म जो है वो सुस्त हो जाए? वजह तो कोई भी नहीं है, नेचुरल अल्लाह ताला का निजाम में। 25 के बाद आपके मेटाबॉलिज्म को हिट मिलती है, और 30 के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल हिट मिलती है, और 35 के बाद और स्ट्रॉन्ग मिलती है। और जो ज्यादा लोग फूलते हैं ना, जो बड़े बड़े मतलब होते हैं, जिनको बड़ा होता है कि हम तो कभी भी नहीं फैलते, 40 के बाद वो भी फैल जाते हैं अगर वो अपना ख्याल ना रखे तो। ये तो कुदरत का निजाम है, ये कोई बीमारी नहीं है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज को नीचे लेके जाना है, बस उसने लेके जाना है, लेकिन उसको ग्रेसफुली नीचे जाना चाहिए। हाँ, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कभी नोट करें, जिन लोगों का पित्ता निकला होता है, ऐसे उनका वजन बढ़ता है। वो जितना मर्जी कम खा लें, वो दिन में एक बार खाएं, उनका वजन कम नहीं हो रहा था। इसके पीछे वजह क्या है? वही वजह जो 30 के बाद वजह है। जब आपका स्टमक, आपकी डाइजेस्टिव जूसेस, जब मैंने शुरू में बात की थी, मैंने बताया था कहाँ पर है बड़े स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव जूसेस, एक स्टमक में, एक पित्ते में है। जब पित्ता निकल जाता है ना, सारी के सारे खाने के फैट पोर्शंस की डाइजेशन खत्म हो जाती है। उसी तरह 30 के बाद जब आपका स्टमक एसिड खत्म हो जाता है, स्टमक एसिड का काम होता है खाने के सबसे अडियल कंपोनेंट, सबसे ढीठ कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना, जो कि आपके पास प्रोटीन है। मोर ओवर प्रोटीन को जो एंजाइम डाइजेस्ट करता है, प्रोटीज, वो भी स्टमक में तब एक्टिवेटेड होता है जब स्टमक का पीएच खासकर 1.5 से 2 के बीच है, जो कि खासा एसिडिक है। जब आपके पास स्टमक में एसिड कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की जो यूटिलाइज होने की स्पीड है बॉडी में, वो कम हो जाती है, कंपैरेटिव टॉक्सिक एसिमिलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए आप वेट पुट ऑन करना शुरू कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म भी स्लो जा रहा होता है, एंड दिस हैज गॉट अ लॉट टू डू। मेरे जिन क्लाइंट्स, पेशेंट्स का पित्ता निकला होता है ना, जब मैं उनको गॉल ब्लैडर सप्लीमेंट्स और ये अपनी सारी चीजें और डाइट वगैरह स्टार्ट करवाती हूँ, उसके बाद वो ज्यादा खा रहे होते हैं मेरे पास, और उनका वजन कम होना शुरू हो जाता है। तो लोग कैलोरिक डेफिसिट के पीछे भागे, मैं तो कैलोरिक डेफिसिट के इतने अगेंस्ट हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और सवाल भी है इधर। जी। अच्छा, एक और सवाल भी है पित्ते के हवाले से, आपने जो डिस्कशन छेड़ी है। पित्ते को वैसे डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि निकल जाए तो कुछ नहीं होता। पित्ता एक गैर जरूरी किस्म का जरूरी अज़ा जो है वो जिस्म के अंदर मौजूद है। गैर जरूरी कैसे हो सकता है? अगर अल्लाह ताला ने जिस्म में रखा है तो नहीं, वो तो है, उसका फंक्शन क्या है कि वो फैट की जो है वो उसको करता है, सारा सिलसिला देखता है। लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि परेशान नहीं हो, अगर तुम्हारे पित्ते में स्टोन्स हैं तो निकलवा दो, कुछ नहीं होता, खैर इससे कुछ नहीं होता। वो क्यों है? जी, जैसे पाकिस्तान में लोगों को प्रोबायोटिक्स के कॉन्सेप्ट से मुझे बड़ा मजा आता है। हर एक को पता है इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, हर एक को पता है प्रोबायोटिक है। इसी तरह माशाल्लाह अब लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि पित्ता क्या है। पित्ते पे मैं बहुत पॉडकास्ट कर चुकी हूँ और काफी सारों के मिलियंस में भी व्यूज गए हैं। और अभी जो मैंने रिसेंट पॉडकास्ट किया था वो मैंने यही किया था कि पित्ते और अपेंडिक्स को एक तरह ट्रीट करना छोड़ दें। और सारे डॉक्टर्स को आपके प्लेटफॉर्म की तरह थ्रू कहना चाहूंगी, ये लापरवाह स्टेटमेंट जो है, आप छोड़ दें लोगों को कहना कि अब आपका पित्ता निकल गया तो आप जो मर्जी खाएं। जी नहीं, खुदा और अपने पेशेंट्स को ठीक तरह गाइड करें। आपका जो पित्ता है उसका काम होता है बाइल का स्टेसिस करना। बाइल आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव फ्लूइड है जिसने वहां पित्ते में जाके जमा होना होता है। अगर आपका पित्ता ठीक नहीं होगा, बाइल की इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन नहीं होगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाइल ने आपके पास सारे फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं उन सबको एब्जॉर्ब करना होता है। जिसका पित्ता निकल गया, जब तक वो गॉल ब्लैडर फॉर्मूला नहीं ले रहा है जिसमें वो सारे एंजाइम्स मौजूद है जो पित्ता बना रहा था, वो सब
कुछ खा ही नहीं सकता। इवन कि मेरे क्लाइंट्स जब गॉल ब्लैडर फॉर्मूला भी लेना शुरू कर देते हैं, जब तक मैं उनकी बॉडी में नोट नहीं कर देती कि नोट मैं कैसे करती हूँ, उनका जो स्टूल है वो पहले बिल्कुल ऐसे आ रहा होता है ब्रोकन फॉर्म में, और उसमें फैट के ड्रॉपलेट्स आ रहे होते हैं। जैसे ही वो ड्रॉपलेट्स आना बंद होते हैं, इसको स्टीटोसिस कहते हैं। जैसे ही स्टीटोसिस बंद होता है, आपको पता लग जाता है गॉल ब्लैडर फॉर्मूला ने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर उनकी डाइट में आप चीजें इंट्रोड्यूस कराते हैं। पित्ते और अपेंडिक्स को आपने एक तरह ट्रीट नहीं करना। हाँ, ये बात ठीक है, जहां कोलिसिस्टेक्टमी की जरूरत है, पैथोलॉजी हो गई, आप उसको निकलवाएं, लेकिन उसके बाद जिंदगी बहुत एहतियात से गुजारने की जरूरत है, वरना आपकी वेट गेन तो एक बड़ा छोटा सा पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है जो पिता निकल के हो सकती है, बहुत सारी और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। और मैं बता दूं, बाइल बहुत बड़ा एंटी माइक्रोबियल फ्लूइड है। बाइल आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लीज और ये जो रिश्तेदार और फ्रेंड्स अपना जो खुद बन जाते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और लोगों को उल्टे सीधे मशवरे देना शुरू कर देते हैं, ये कहना छोड़ दो खैर पिता निकलवा ले, देखी जाएगी। नहीं जी, खैर नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, ये लोग समझते नहीं है कि भाई अल्लाह ताला ने जब कोई चीज़ डाली है तो उसका कोई फ़ायदा भी है। अच्छा, हम चूँकि हाथ के खाने के हवाले से बात कर रहे थे तो हमने बेनिफिट्स तो देख लिए। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको आप छुरी कांटे से खा ही नहीं सकते, तो इसीलिए आपको बहुत सारे खानों के लिए हाथ का इस्तेमाल लामोहला करना पड़ता है। अब रोटी सालन जो है वो छुरी कांटे से नहीं खाया जा सकता, तो वो तो उसकी अपनी एक पॉजिटिविटी। चावल जो है उसको आपने चलो ठीक है आप चम्मच से खा लेंगे या कांटे से खा लेंगे, वो कुछ ना कुछ नूडल्स मिसाल के तौर पे, नूडल्स जो है उनको आप हाथ से कैसे खाएंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल मसला है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो स्पेसिफिकली मैं तो वैसे भी बोलने लगी थी कि मैं तो नूडल्स तक हाथ से खाती हूँ, क्या है इसमें? आप हाथ से खाएं, हर चीज हाथ से खाएं, और उस वजह से आप कम भी खाते हैं, आप जल्दी फुल हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ हम सब अपने माइंड से ये निकाल लोग जो कहते हैं कि भाई मायूब लगता है, लोग बड़ा कहते हैं मायूब लगता है भाई, गंदा लगता है, वो हाथ जो है वो चाटने पड़ते हैं, ये चीज उनके जहन से खत्म होनी चाहिए। तरीका होना चाहिए वैसे हाथ से खाने का, प्रॉपरली लोगों को सीखना चाहिए ताकि अगले को मायूब ना लगे। फिर अगर आपके खाने से अच्छा अगला ना देखें, आंखें बंद कर ले, अगला ना देखें। बात ये भी होता है, एक खाना जिंदगी में मुझे ऐसा याद है कि जो मैंने हाथ से खाने वाले एक मतलब खातून थी, वो उनके साथ हमने खाया, लेकिन वो ऐसे खा रही थी कि वाकई मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं बैठ के खाना खाऊं उनके साथ। मतलब नहीं, अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने हड्डी में से गुदा निकालना है, वो हाथ से नहीं, हाथ से ही निकलेगा, ऐसे उसको टक टक करेंगे, चूसेंगे तभी निकलेगा ना, वरना तो निकलेगा ही नहीं। वो कैसे निकालेंगे उसको, वो कैसे करता है अंग्रेजी का? भाई वो नेक्स्ट लेवल थी खातून सहर, मैं आपको बता रही हूँ। तो साहब जो हम एक मगरबी तहजीब से मरूब हैं, इसको हमने जो है वो मिथ को बस्ट कर दिया है, और हाथ से खाना शुरू कीजिए। और हाथ से खाना जो है वो आपकी सेहत के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हाथ गंदे ना होने चाहिए, ये हमें बताया जी सर ने, वो बड़ी ज़रूरी बात। बिल्कुल। और एक और चीज़ भी ज़हन में रखिए कि एक चीज़ जो फ़ौरन फ़ायदा देती है उसी वक्त वो दे रही होती है, वो ये है कि आपको कांटे चम्मच से पता नहीं चलता कि खाने का टेम्परेचर कितना है। तो अक्सर लोग जल्दी में कूद पड़ते हैं और फिर वो ज़बान जला देते हैं, अपनी मुंह जल जाता है। हाथ से आप लगाएंगे हाथ उस खाने को, आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से आप उसको हाथ जला लें, मुंह ना जलाएं। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सार चावला हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट, और हमें हाथ के खाने के हवाले से बात कर रहे थे हम। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। क्या क्या बर्दाश्त करूँ, किस किस को बर्दाश्त करूँ, कब 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 तक बर्दाश्त करूँ, कितना बर्दाश्त करूँ, ये है वो सवाल जो मेरी ज़िंदगी जिनके गिर्द घूम रही है। शिफा, ये बर्दाश्त का मामला कब हल होगा, कैसे हल होगा, किस तरह हल होगा, इसका कोई सलूशन बताएं। इसका सलूशन तो हमें एक्सपर्ट्स ही देंगे, हम तो भाई फेल हो जाते हैं कभी कभी जब हम अपने आसपास अदम बर्दाश्त का एक माहौल देखते हैं और एक क्योस देखते हैं, जिसमें कि हमें अक्सर लगता है कि भाई ये खित्ता ही शायद एक अदम बर्दाश्त। हाँ, कभी कभी मुझे लगता है इस रीजन का कोई मसला है, लेकिन बहरहाल हेट क्राइम्स दुनिया भर में होते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारा मसला है ये। तो अब हम इस पर बात करेंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स भी ले लेंगे, और हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर यासिर मसूद, जो कि इंसान की नफ्सियात से खेलते हैं और नफ्सियाती तौर पे हमें बताएंगे कि भाई बर्दाश्त कैसे करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़िंदगी में ये मुझे लगता है कभी कभी कि ज़िंदगी है ही बर्दाश्त का नाम, पैदाइश से लेकर कॉम्प्रोमाइज। आप लोगों ने जरा उसको हल्की टर्म दी है, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है। अब ये ना कह देना कि सुकून सिर्फ कब्र में है, वरना आपको भी फिर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो उधर से आगे बढ़ते हैं सर, आपकी तरफ आते हैं। ये ओवरऑल हमारा जो बर्दाश्त का मामला है, हम क्यों इंटॉलरेंट क्यों होते हैं, बर्दाश्त करना इतना मुश्किल काम क्यों हमें? देखिए, अदम बर्दाश्त जो है वो हमारे एक इमोशनल फेलियर का नाम है।
हमारे अल्लाह ताला ने हमें बहुत से इमोशंस वदीयत किए हैं, जज्बात वदीयत किए हैं, और उन जज्बात का इजहार जो है वो हमारा एक फ़ितरी तकाज़ा होता है। तो आप जब लफ्ज़ बर्दाश्त कह रहे हैं तो इससे मैं ये मुराद लूँगा कि जब आप कुछ कहना चाह रहे हों और ना कह पाएँ, एक ये आप अपनी नाराज़गी का, खफगी का इजहार करना चाह रहे हों और ना कर पाएँ, आपके साथ कोई जुल्म, ज़्यादती, जबर रवा रखा जा रहा है और आप खामोश रहें, उसको अपनी किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लें, सब्र कर लें। तो ये कुछ नज़रियात हैं जो हमारे ऊपर, हमारे अंदर वदीयत किए गए, वदीयत नहीं किए गए, ये वो बिहेवियरल पैटर्न हैं, हमारी आदतें हैं जो तरबियत के जो निज़ाम है ना हमारा ख़ानदानी और मुआशरती निज़ाम, उन्होंने कहा सवाल नहीं करना आपने। दूसरा भाई, स्कूल में टीचर कोई इंक्विजिटिव बच्चा सोचे ना, या वालिदैन को कोई बच्चा बहुत सवाल कर रहा है तो चुप करके बैठ जाओ, तुम हर वक्त तुम दिमाग खाते रहते हो। तो उसको ये सिखा दिया गया कि अब आपने सवाल नहीं करना, जो है आप खामोश होकर चुप करके बैठ जाएं। तो ये तो है कि वो वाला बर्दाश्त जो जिसे आपने नहीं करना था और आपको सिखा दिया गया, आपका एक जायज़ फितरी हक जो है वो सल्ब कर लिया गया। लेकिन एक और भी अदम बर्दाश्त, अदम रवादारी का एक और रुख भी है हमारे मुआशरे में। वो बर्दाश्त, जिस तरह बर्दाश्त किए जाना किसी ज़्यादती को ना हक होना है, इसी तरह किसी बात जिसको तस्लीम किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, कबूल किया जाए, और उस पर आप अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी का जो मुज़ाहिरा करते हैं तो वो दूसरी एक्सट्रीम है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ट्रैफिक कवानीन, उनको बर्दाश्त करना चाहिए, करें ना जी, करना चाहिए। लंबी लाइन लग गई, आपकी 18वीं गाड़ी है तो खड़े हो ना, फिर पी ना करें, दूसरी लाइन भी ना बनाएं। तो यहाँ तो बर्दाश्त करना है ना, कवानीन को आपने बर्दाश्त करना। लेकिन यहाँ पर हम बर्दाश्त नहीं करते। इसकी वजह मैं आपसे पूछूंगी कि ये चीज़ हमें यहाँ पर सड़कों पे ज़्यादा नजर आती है, भारत में भी आएगी, यहाँ पर भी आएगी, बांग्लादेश में भी अब कदरे आई जाएगी, वो तो खैर अब आगे निकल गए हैं, लेकिन खैर उन पे बात करते हुए भी अब बंदा सोचे 100 दफ़ा। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें अदम बर्दाश्त जो सड़कों पे है, कवानीन पे हैं, ये चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा नजर आती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चीज़ शाज़ो नाज़िर ही कहीं होता है कि वो खड़े हैं, क्या उन्होंने अपने आप में ऐसा कर लिया। देखिए, मेरा ख्याल इसमें यह है कि हमने हमारे मुआशरे की जो बुनियाद है, असास है, उसके अंदर ताकत और इख्तियार को एक वर्चू बनाया है हमने, कि आप ताकतवर और बाइख्तियार हैं, बावसाइल हैं। आप बावसाइल हैं तो ताकतवर हैं, और ताकतवर हैं तो बाइख्तियार हैं। ये है हमारा वर्चू। बच्चों को हमने इस जो है ना रेसिपी के साथ ये हंडिया पकाई है हमने। अच्छा, उसके बाद अब हम सड़क पर, दफ्तर में, ज़िंदगी के हर मामले में ना हमारी कोशिश होती है कि हम इस इख्तियार को और ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने काबू में भी लाएं और उसको इस्तेमाल भी करें। ताकत का इस्तेमाल ये यूज़ ऑफ पावर नहीं होता, अब्यूज़ ऑफ पावर होता है। पावर बहुत पावरफुल आदमी के अंदर जो ह्यूमिलिटी होती है और जो वो अपने उस एक्सरसाइज करता है वो उसको ताकत के अब्यूज़ तक नहीं लेके जाती। जब आपने समझा मैं ताकतवर होना है, मुझे इस ख्वाहिश के ज़ेरे असर आप परवान चढ़े तो आप अब्यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरा रुख भी इसका बड़ा दिलचस्प है। जब किसी मुआशरे में, जो कि हमारा मुआशरा है, जिसमें ताकत, पावर, प्रेस्टीज, प्रिविलेज अब्यूज़ होता है, उसमें जो अब्यूज़्ड होते हैं वो एक विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। ठीक है। अच्छा, मजलूमियत भी इख्तियार और ताकत की नहीं, देखें, एक तो है ना मजलूम होना, ये एक्सप्लॉइट होती है। मजलूमियत के नतीजे में ताकत की और इख्तियार की हिर्स, तमा, लालच और बढ़ जाती है। ठीक है, सही है, राइट। इफ आई एम अब्यूज्ड बाय एब्सोल्यूट पावर, आई विल ट्राई टू एक्वायर पावर, एंड व्हेन आई विल हैव वन, आई विल बी अ बिगर अब्यूजर। क्योंकि मेरा विक्टिम कॉम्प्लेक्स मुझे बताएगा कि भाई नुस्खा ही यही है, कुलिया ही यही है यहाँ वजूद कायम रखने का, तरक्की करने का, आगे बढ़ने का। तो ये इसलिए ये दो धारी तलवार है हमारे मुआशरे में। अदम बर्दाश्त की बड़ी वजह जो है ताकत और इख्तियार, पावर और प्रिविलेज पे बहुत ज़्यादा उसको प्रोमोट करना और एज अ वर्चू इस्टेब्लिश करना। अच्छा, इसका एक और एंगल भी है, उस पर मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले हमारे साथ एक कॉलर भी है, कुरतुलैन है अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कुरतुलैन, बिल्कुल ठीक, फरमाइए जी। मेरा ये कहना है स्टूडियो में आवाज, हम लोगों में ना बर्दाश्त की भी बहुत कमी है। आप अपने किसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहे हैं? ये इस बुनियाद पे मैं कह रही हूँ क्योंकि हमने अपने बचपन से एक विशियस साइकिल रिपीट होते हुए देखा होता है कि हमारे सामने अगर किसी को अपनी बात मनवानी हुई तो इधर उसने अपनी फोर्स यूज की, जैसे आप लोग अभी जिक्र कर रहे थे, या फिर उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल किया,
या उसने अपने रिश्ते का इस्तेमाल किया, बड़े होने का फायदा उठाया अपने बाप मनवाने के लिए। और फिर जब हम वो देख रहे होते अपने इर्द गिर्द अतराफ में होते हुए, फिर हम बाहर जाके या अपनी जब हमारे पास इख्तियार आता है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो प्रैक्टिस में आते आते चीज जो है वो इतनी पक्की हो जाती है कि हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हम सुन नहीं पाते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हम देख के कैसे बड़े हो रहे हैं। बड़ी दुरुस्त बात है। देखिए हमारे वालिद, हमारे मस्जिद के मौलवी साहब, हमारे साथ वाले हमसाए चाचा जी और हमारे ताया, यही तो पावर सेंटर्स थे ना। हमारी पहली अथॉरिटी, आपके पहली अथॉरिटी किससे मुतारिफ हुए? बिल्कुल ऐसे ये हुए। और इन्होंने अपनी अथॉरिटी को डायलॉग, किसी बाहमी जैसे कहें गुफ्तगू या आप मकालमे की बजाय सिर्फ स्नब करने, डांटने और दूसरे को उसकी औकात बार बार बावर करवाना, अपना अथॉरिटी स्टेटस को बावर करवाने के नतीजे में बच्चे को ये बता दिया कि इफ़ यू हैव अथॉरिटी you need to be authoritative and this is the right way to exercise authority। या अगर अथॉरिटी नहीं है तो शोर करके और मार के या गुस्से का इजहार करके आपने देखिए अथॉरिटी तो बन गई ना। आप अब्बा जी फिजिकली भी स्ट्रांग हैं, पैसे भी वही देते हैं और वो सारा बाप का। हाँ, फिर एक वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट और हमारा जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है वो भी कि अब्बा के सामने ऊंची आवाज में बात की। लेकिन अब्बा अगर ऊंची आवाज में ही बात करते रहे तो बच्चों में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो तो आ गया ना। फिर वो टाइम बस सिर्फ कद बड़ा होने की देर है, उसके बाद फिर वो रेप्लिकेशन जो है ना। लेकिन देखिए हम बात करें अगर डायलॉग की, मिसाल के तौर पे दो अलग अलग मकतबा फ़िक्र के लोग बात कर रहे हैं या दो अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर बात कर रहे हैं, और वो मौजू कोई भी हो सकता है, वो पॉलिटिक्स भी हो सकता है, वो मौजू जो है वो मज़हब भी हो सकता है, वो मौजू मिसाल के तौर पर साइकोलॉजिकल कोई आपकी डिग्री है उसके ऊपर कोई आपसे बात कर रहा है और आप अपने PhD का डिफेंस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब एक तरफ आपका आर्ग्यूमेंट है, एक तरफ दूसरे शख्स का आर्ग्यूमेंट है। ये दोनों शख्स जो कि बाशऊर होते हैं, अपने अपने डोमेन में बड़े काम कर रहे होते हैं, वो भी एक दूसरे की बात सुनते हुए सुन तो लेते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब कहते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं मान सकता हूँ तुम्हारी बात, और फिर हंगामा होता है। ये क्यों होता है? बड़े पढ़े लिखे में ये बात। देखिए डिफरेंसेस और डिस्प्यूट के फर्क को समझिए ना। अच्छा, ठीक। हमने एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंस वाली चीज, अगेन देखिए तालीम जान लेने का नाम है। जान लेना और कर पाना दो बहुत मुख्तलिफ बात, दो जाने, बहुत मुख्तलिफ। एक जान लेना और एक जान ले लेना। जान ले लेना को कई लोग जानकर जान ले लेते हैं। सो ये देखिए मैं तालीम की अहमियत से बिल्कुल इनकार नहीं करता, लेकिन हमारे जब कहीं अदालत लगती है, आज इस वक्त सैकड़ों मुकदमों की समाअत हो रही होगी, जज को भी पता है कि एक फरीक मबनी बर हक है और एक गलत है, एक वकील दुरुस्त नुक्ते की वकालत कर रहा है और एक झूठ की वकालत कर रहा है, किसी न किसी शक्ल में ना। तो पढ़ा लिखा होना आपको इक्विप नहीं करता कि आप डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें और रिस्पेक्ट करें। बहुत पहले वो एक क्रेडिट कार्ड की लाइन थी कि क्रेडिट कार्ड्स ऑफ दिस कंपनी आर एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड हियर। सो आपको डिफरेंस एक्सेप्ट भी करना है और रिस्पेक्ट भी करना है। ओके अवेश, मुझे आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ठीक है, फाइन, इट्स योर व्यू पॉइंट, आई रिस्पेक्ट दैट। इस पे देखिए बहुत से झगड़े कंक्लूड हो जाएंगे। हाँ, PhD के डिफेंस में आप ये नहीं कर सकते कि एक्सटर्नल को कहेंगे तो आप कहेंगे जी आप ठीक करें, गलती मुझसे हुई। लेकिन अगेन ये बर्दाश्त है, ये तो एक रियलिटी प्रिंसिपल है। तो तालीम का जान लेना और कर पाना, कर गुजरना, ये दो मुख्तलिफ। लेकिन मैं क्या बर्दाश्त करूं, और क्या कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा? जी बिल्कुल ना करें। आपको जबर और ज्यादती बर्दाश्त नहीं करनी, लेकिन उसकी अदम बर्दाश्त के रवैये को आपने किसी हेट स्पीच या वायलेंस में तो नहीं लेके आना ना। भाई आप मुझसे दस्तों गिरेबां हो रहे हैं, मैं नहीं ये बर्दाश्त कर सकता। आप मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। लेकिन मैं अपनी अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कैसे करूंगा? एक्सेप्टिंग कि दिस इज रॉन्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू रेप्लिकेट इट, या आपसे ऊंची आवाज में मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारी ये बात। एक दफा मेरी अहलिया ने बहुत चीखते हुए बेटी को डांटा कि चीखो मत, और इतनी ऊंची आवाज से वो चीखी दूसरे कमरे से, क्योंकि चीख के बगैर उसको चीखने से रोका जा रहा था। तो ये जो है वो हमारी बड़ी सहेली है, इसलिए मैंने तो इस बात में इनका कोई साइड नहीं किया। भाई ये जो भी कह रहे हैं, वो जब वो आएंगी तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। मेरी भी 4-6 बातें वो बता देंगी। तो वो है ना बस सही है। फिर क्या इसमें मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि
आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना जो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन अदम बर्दाश्त के इजहार को भी नाकाबिले बर्दाश्त मत बनाइए। नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ों के नतीजे में या उसके रिस्पॉन्स में, उसके रद्द अमल में भी नाकाबिले बर्दाश्त होना वही अदम बर्दाश्त है जिसका मुजाहरा दूसरे साहब कर रहे थे, आपके फरीक कर रहे थे। सो विड्रॉल, खामोशी, किसी जगह पे किसी झगड़े से बाहर निकल जाना, एक्सेप्ट कर लेना कि जिस रवैये का आप मुजाहरा कर रहे हैं मैं इस रवैये का मुजाहरा नहीं करूँगा। जब आप अपने हवास वापस पा लें तो फिर शायद मैं आपसे बात करूंगा, अभी तो आपको बात ही समझ में नहीं है। कहना मुश्किल, करना मुश्किल है, कहना आसान है। भाई मिसाल के तौर पर आप सड़क पर ही हैं या फॉर एग्जांपल आप बिल जमा करा रहे हैं, जगह पर हैं, बिल जमा करा रहे हैं और एक शख्स जो है वो आकर आगे लाइन में लगने की कोशिश कर रहा है। तो एक शख्स जरा मुहज़्ज़ब बनाया है। मैं तो अगर होती तो मैं इस एग्जांपल को ऐसे देती कि खिड़की एक है, उस पे सारे चिपक गए हैं। अब एक बंदा पीछे खड़ा है, देख रहा है, कोई एक शख्स आता है कि भाई वो आगे करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे मौके पे आपने अपने सिस्टम के अंदर इस नागवारियत को नहीं रखना, आपने इजहार करना है। आपने शाइस्तगी से, तहजीब से किसी दूसरे शख्स को उसकी गलती का एहसास दिलाना, चीख के नहीं कहना, ऑफेंड करके नहीं कहना, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑफेंस तो वो कर रहा है, हाँ। ठीक है ना, तो वो एक माइंड सेट में। अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रखिए कि ऑफेंडर को पता होता है कि आई एम गोइंग टू कमिट एन ऑफेंस, और वो बड़ा तैयार होता है कि अभी कोई असूल परस्त इंसान जो है ना अभी मुझे कन्फ्रंट करेगा, तो वो तो ऑलरेडी कन्फ्रंटेशन का जवाब होता है, उसके पास तैयार होता है, भाई नहीं मैं शोर शराबा करूंगा, आपका क्या मसला है वगैरह। तो वो सो ये इतराज करने वाले को भी पता होना चाहिए कि वो अब जो है ना मेंटली, इमोशनली, आइडियोलॉजिकली कमिटेड कर चुका है ये ऑफेंस करना। आप अपना इजहार जरूर करें और उसके नतीजे में देखिए। और मैंने देखा है बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात मैंने देखा कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी को किसी ने साइड मारी और आपने अगर बहुत ऑफेंसिव वे में उसको उसकी गलती का इजहार किया तो वो उधर से आएगा। मैंने कई दफ़ा देखा कि अगर आप अपने रोड रेज को कंट्रोल करके सिर्फ कि जनाब ये वाला आप पोस्चर दें कि मुझे आपकी बात ठीक नहीं लगी, तो दूसरी तरफ से भी माजरत आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। सो आप अपने सिस्टम से निकाल दें, अपनी नागवारियत का इजहार करें। अगर वो साथ समझ जाएं तो ठीक है, वरना चूंकि उनकी तरबियत की जिम्मेदारी जिन 2-4 लोगों पे थी, अगर वो नहीं कर सके तो आप क्या इतने मुख्तसर वक्फे में आप तो नहीं उनकी तरबियत कर सकेंगे ना, तहजीब नफ्स तो नहीं हो सके। पेशे का कितना अमल दखल होता है अदम बर्दाश्त या बर्दाश्त कर लेने में? मसलन मुख्तलिफ मतलब एंकर बर्दाश्त कर सकता है या नहीं कर सकता? मिसाल के तौर पे टीचर है, टीचर में वो बर्दाश्त का लेवल ज़रा होता है। वो हमने देखा है कि भाई वो 40 बच्चों की क्लास को डील कर रही है, वो हल्का फुल्का कोई खुसर पुसर लगा है, एक दफ़ा इग्नोर कर देगी, 2 दफ़ा इग्नोर कर देगी, 3 दफ़ा, चौथी दफ़ा कहेगी क्लास से बाहर। डॉक्टर अलग है, पुलिस की हम बात कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप कॉल सेंटर्स जो हमारे किसी भी बैंक के हों, टेलीकॉम कंपनीज के हों, आप जो हमारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, इनका जो काउंटर स्टाफ होता है, देखिए बहुत वेल ट्रेंड होता है। इनसे बहुत से लोग मिसबिहेव भी कर रहे हों तो भी आप देखिए कि इनकी तरफ से कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ठीक है ना, दे कीप ऑन रिस्पेक्टिंग यू, और वो करके बड़ी वो कोशिश करके बहुत कम आप देखेंगे कि दे विल लूज देयर टेम्पर। प्रोफेशन का तो नहीं, ट्रेनिंग का अमल दखल सही है। आपको बहुत जल्दी जो है ना अपसेट हो जाने वाले डॉक्टर्स, टीचर्स, वो भी मिलेंगे, खड़ूस कहते हैं, कह लीजिए, ये हम कहते हैं, वो आपको मिलेंगे। लेकिन देखिए सोचिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, उसको कितना कंपोज्ड और कंट्रोल्ड होना होता है, या ट्रैफिक पुलिस वाला, या ट्रैफिक पुलिस वाला उसकी। अच्छा, आप ट्रैफिक पुलिस की मैं बड़ी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपकी जो हाईवे मोटरवे ट्रैफिक पुलिस है, NHMP, इनमें आप बड़ा जबरदस्त बर्दाश्त देखेंगे, आप उनकी ट्रेनिंग है। लेकिन दूसरी जो पुलिस है, जो जिनके थानों से हाथी चीखता हुआ निकलेगा कि मैं घोड़ा हूँ, वो वहाँ तो और मामला होगा ना, उनको डील ज्यादा लोगों से करना पड़ता है। मुझे नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, खुदा की कसम। फिर आपको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर आप कहेंगे बर्दाश्त। हाथी अंदर गया और घोड़ा बाहर निकला, मैं घोड़ा अंदर गया और हाथी निकला। सही है, तो सही है, तेरी वो क्या तेरा हुस्न करिश्मा साज करे, तो बस होता रहेगा इस तरीके से। लेकिन बाकी अहम चीज़ है कि बर्दाश्त करना है। लेकिन मेरे लिए टेक होम मैसेज जो था वो ये था कि बर्दाश्त अगर ना भी करो
तो उस तरीके से अपनी या नागवारी का इजहार ना करो जिस तरीके से वो सामने वाला कर रहा है। कर जरूर दो, कीजिए जरूर, ये जरूरी है, वरना अंदर ही अंदर ये आपका हक है, ये आपका हक है। क्योंकि उस सिचुएशन में नहीं करेंगे तो फिर जब घर जाएंगे तो नाक चढ़ी होगी, गुस्सा होगा, वो किसी और पे निकल जाएगा, बच्चे पे, बेगम पे वगैरह वगैरह। तो उस जगह कर दें लेकिन तरीके से। बिल्कुल ठीक है जी। चलें जी, ये अहम हमने नुक्ता सीखा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपका वक्त दिया आपने सर। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं, फिर आप बर्दाश्त कीजिएगा हमें। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बात करते हैं कुछ स्किन केयर की। स्किन केयर में एक चीज़ जो बहुत जहन में रखनी है हमें, वो ये है कि मर्दों की और ख़वातीन की जिल्द अलग अलग है। उनकी रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स और उन पे जो हमारी ग़िज़ा का, हमारे लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट है वो भी डिफरेंटली आता है। बहुत साइंटिफिक बात की आपने। उसकी वजह ये है कि मर्दों और औरतों की जिल्द हम ये देखते हैं कि मर्दों ने जो ख़वातीन की ड्रेसिंग टेबल पे क्रीमें पड़ी होती हैं वो मर्द वही उठा के लगा लेते हैं। वो तो पैसे नहीं होते ना, तो बेगम ने ली होती है, बंदा कहता है यार इसी से काम चल जाए मेरा। लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि ख़वातीन और मर्दों की जिल्द किस तरह से अलग अलग है और इन पर जो आसार हैं मुख्तलिफ चीज़ों के वो किस तरह से नमूदार होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुबशर राहा साहब मौजूद हैं जो कि माहिर अमराज़ जिल्द हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, ये तो तय है कि मर्दों और औरतों की जिल्द में फ़र्क होता है, जैसा कि शिफा साहिबा ने भी एक इंकिशाफ किया है आज। तो ज़रा थोड़ा सा हमें साइंटिफिकली बता दें कि डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंस अगर हम मर्दों औरतों की जिल्द की बात करते हैं तो वही डिफरेंस है जो ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर का है। मतलब मेल की मैस्कुलिनिटी ज़्यादा होती है, फीमेल में ज़रा कम होती है। बस उस हद तक है कि आप देखें ना कि जो आफ्टर प्यूबर्टी फीमेल की जो स्किन है वो थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू होती है, मेल की जो है वो थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाती है। ये ड्यू टू हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर हमारी हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से मेल नहीं होता है। अब इन दोनों स्किन टाइप्स का जो स्किन केयर रूटीन है, वो आइडियल स्किन केयर रूटीन इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए? पहले मर्दों का बताएंगे या पहले औरतों का? लेडीज फर्स्ट करेंगे। आई थिंक लेडीज फर्स्ट करना चाहिए। अच्छा, देखें, जो अगर लेडीज की बात करते हैं तो हम अगर नॉर्मली ये देखते हैं कि लेडीज आर मोर कंसर्न अबाउट देयर स्किन। उसकी रीजन ये नहीं होती कि उनकी स्किन को ज़्यादा केयर की जरूरत है और मर्दों की स्किन को ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं है। रीजन बिहाइंड इज दिस कि लेडीज के एक बाय नेचर बाय डिफॉल्ट उनको ज़रा खूबसूरत बनने का या अच्छा लगने का शौक होता है। मर्द जो हम लोग होते हैं ना, वही हम इतने केयरफुल नहीं होते हैं। ऐसे ही होते हैं। क्रीम जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे जी, क्रीम जो मिली हमने लगा ली, सन ब्लॉक जो मिला हमने लगा लिया, बट फीमेल आर वेरी मच केयरफुल एंड कॉन्शियस होती हैं वो। तो इस हद तक है केयर का डिफरेंस। अदरवाइज जो अगर हम नॉर्मल रूटीन की बात करते हैं तो रूटीन केयर दोनों की सेम ही है। कि फॉर एग्जांपल सन में जाना है तो आप सन ब्लॉक यूज करें और स्किन को मॉइस्चराइज रखें। विंटर केयर जो है हमारी के विंटर में स्किन ड्राई होती है तो उसको ड्राइनेस से बचाएं। समर में हमने ज़्यादा हीट से बचना होता है या सन एक्सपोजर से बचना होता है, अल्ट्रावायलेट रे से बचना होता है। तो ये केयर जो है दोनों में सेम है। वाटर इनटेक बढ़ाएंगे तो स्किन फ्रेश हो जाएगी, हाइड्रेट होगी। स्लीप बेहतर करेंगे तो आपके अंडर आई सर्कल बेहतर होंगे। अगर आप मोबाइल लाइट का, जिसमें हमारे ये जो मोबाइल नॉर्मली यूज़ करते हैं गैजेट्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिसमें मोबाइल है, टैबलेट है, ये चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना आपकी स्किन और उतना आपके जो स्किन पे भी असर होता है। बिल्कुल, स्किन के ऊपर असर होता है। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको कि जो हमारे डोमेस्टिक लाइट्स हैं या सपोज कि आपकी स्टूडियो की लाइट्स हैं, ये भी अल्ट्रावायलेट रेज जो है जनरेट करती हैं। इनसे भी बचने के लिए हमें सन ब्लॉक की ज़रूरत होती है। नॉर्मल जनरल कंसेप्ट ये है कि जी कि अगर आप इंडोर हैं या घर पे हैं तो सन ब्लॉक की जरूरत नहीं है। आप अगर बाहर जाएंगे तो ही आपको धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक की जरूरत है। सन ब्लॉक की जरूरत आपको इन एवरी सिचुएशन चाहिए। आपको अगर घर में हैं तो आप उसको बेशक सुबह लगाएं और शाम तक वो रिटेन रह जाता है। बाहर जाएं तो फिर आपको हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जहां हेवी लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है वहां तो जरूरी है, वहां पे 2-3 घंटे बाद आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसकी सन ब्लॉक की भी एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने की। ग्रेजुअली वो फिर कम होती जाती है, जिसके लिए हमें दोबारा दूसरी कोटिंग की जरूरत होती है। अच्छा, अब अगर हम इसी स्किन केयर रूटीन को थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करें, मर्दों वाला जो सिलसिला है कि मर्दों के जो स्किन होती है उसके ऊपर अक्सर मैंने देखा है कि जब बच्चे थोड़ा सा शेव वगैरह करने की तरफ जाते हैं तो कुछ दाने ज़्यादा आ जाते हैं। अब वो क्या वजह होती है और उससे कैसे निपटा जाए? देखिए, उसको हम लोग एक्नी बोलते हैं। जो बात आप कह रहे हैं ना कि दाने आ जाते हैं, और नॉर्मली आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो आफ्टर प्यूबर्टी आते हैं। शेव भी आफ्टर प्यूबर्टी यानी कि बालिग होने के बाद ही स्टार्ट होती है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, और ये भी अगेन मैं कहूँगा कि इसमें मर्दों और औरतों में डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम है। मतलब तो दोनों में ही होती है। पिंपल्स जो हैं जो आप बात करें उसके लिए जरूरी नहीं कि शेव करें, पिंपल्स खवातीन में भी आ जाते हैं। उसकी रीजन ये है कि कुछ लोगों की स्किन एक्नी प्रोन होती है, तो एक्नी प्रोन स्किन के लिए क्या हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। और जो दाने आ रहे होते हैं ना, उसका ये नहीं कि जी कि दाने आ रहे हैं तो उसकी कुछ स्पेसिफिक रीजन है। रीजन ये होती है कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है। अब वो नेचुरल होती है, उसको ये नहीं कह सकते जी ऑयली स्किन वाले लोगों की स्किन अच्छी नहीं है। उसको हम क्या करते हैं कि ट्रीट करते हैं। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर ले
लिया जाए तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन हैं जिसमें एक्नी स्कार आ जाते हैं, आपने देखा होगा एक्नी जिनको होती है उसके ऊपर डॉटेड फॉर्म में वो बन जाते हैं, पिगमेंट्स बन जाते हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि जी आप एक्नी का प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लें। चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बहुत ज़्यादा लेज़र का भी इस्तेमाल हो रहा है, हर टेक्निक या हर प्रोसीजर ही में कहीं ना कहीं लेज़र इन्वॉल्व है, कहीं वो क्यू स्विच की शक्ल में है, कहीं वो दूसरा हेयर या मर्दों में भी वो दाढ़ी की शेपिंग करने के लिए आजकल मैंने देखा है कि वो लाइन आ जाएगी, आपकी शेप बन जाएगा, उसको आप लेज़र से जो करवा लें, गैर ज़रूरी जो बाल जो नीचे उगते हैं जिनको आप खत के जरिए हटाते हैं वो लेज़र से हटवा लें। बिल्कुल। अच्छा, तो ये खतरनाक कितना है लेज़र, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब तो इस्तेमाल हो रहा है, और वैसे हम कहते हैं घर में मोबाइल की रेडिएशन से बच्चे को बचाए रखें और ये रेडिएशन वाला, तो वो लेज़र कितना खतरनाक या। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मुझे तो मोस्टली खुशी होती है जब भी मैं किसी प्रोग्राम में जाता हूँ या किसी से इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों को मोस्टली चीज़ें पता होती हैं। अब शिफा ने बता दिया कि जी क्यू स्विच लेज़र होता है, आपने बता दिया जी कि हमारा हेयर रिमूवल का लेज़र होता है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स हैं, ठीक है, और लेज़र्स का काम क्या होता है, लेज़र्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लेज़र यूज़ कर रहे हैं वो FDA अप्रूव्ड होना चाहिए। अच्छा। जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं ना, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रॉपर FDA अप्रूव्ड लेज़र्स हैं। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल हम एक्सरे कराते हैं, एक्सरे के साइड इफेक्ट्स हैं, बट पॉइंट ये है कि वो डायग्नोस्टिक है। ये वाला जो है ना, ये हमारा कॉस्मेटिक जो हमारा ट्रीटमेंट है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कैंसरस नहीं है, कैंसरस नहीं है, बिल्कुल इसका कोई इस तरह का साइड इफेक्ट नहीं है कि हम कहें जी कि लेज़र करा ले तो कैंसर हो गया, जिल्द का कैंसर हो गया, कुछ ऐसा हो गया। फिर हर लेज़र का अलग अलग फंक्शन है। आपने क्यू स्विच की बात की है, क्यू स्विच इज़ फॉर स्किन ग्लो, स्किन की पिगमेंटेशन को कम करने के लिए, स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। जो बात आप कर रहे थे जी कि वो शेव कराने वाली जगह पे हम मतलब खत बनवाने के लिए वो करा लेते हैं, तो वो जो लेज़र है वो हेयर रिमूवल का लेज़र है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो हेयर रिमूवल का लेज़र और जो क्यू स्विच लेज़र है वो फिर नॉर्मली खवातीन करवाती हैं। आजकल आपको पता है कि खवातीन के फेसेस के ऊपर मोस्टली फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए भी हम वही लेज़र इस्तेमाल करते हैं जो आप बात कर रहे थे कि जी के वो दाढ़ी को सेट कराने के लिए जो हम लेज़र इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये कि इसके बारे में फॉर श्योर कि जी के ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक मिथ है कि जी के लेज़र कराने से ना कैंसर हो जाता है, जबकि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बजाय इसके कुछ देसी टोटकों की तरफ जाएं, कुछ ऐसा करें कि स्किन आपकी डैमेज हो। फॉर बेटर है कि आपको इस तरह का प्रोसीजर कराएं जो कि FDA भी अप्रूव्ड है और मेडिकली प्रूवन है। सही। तो मेडिकली प्रूवन जो प्रोसीजर होते हैं दे आर क्वाइट फाइन और वो कराए जा सकते हैं। अच्छा, चल खवातीन आपके पास जनरली जिन मसाइल की वजह से आती हैं वो क्या हैं, और मर्द जनरली जिन मसाइल की वजह से आ रहे होते हैं वो क्या क्या हैं कॉमन? लेकिन खवातीन के मसाइल तो अनगिनत हैं, बाद में मेंशन करूंगा। सही है, मर्दों के 2-3 होंगे, वो बता दें। 2-3 है मर्दों के। जो हम लोग होते हैं नॉर्मली वही होता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला होता है हेयर फॉल का। हेयर फॉल होता है मर्दों में, जिसके लिए दे आर मोर कंसर्न। दूसरा मसला होता है हेयर ट्रांसप्लांट। उससे तो कंसर्न होना ही नहीं, छोड़ दो यार, हेयर फॉल हो रहा है, होना तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने मंगलवाला साहब को फॉलो करना है तो आई विल रिकमेंड कि जी के बिल्कुल ही इज क्वाइट फाइन, ही इज क्वाइट हैंडसम, तो इसी को इनको फॉलो करें, चिल करें जी। हाँ, अलबत्ता द पीपल हु आर कंसर्न्ड अबाउट बाल्डनेस तो वो फिर हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाते हैं। मर्दों का ये 2 मेन रीजन होती हैं। खवातीन की हम बात करें तो दे कम टू अस फॉर फिलर्स, फॉर बोटॉक्स, फॉर हेयर रिमूवल लेजर, फॉर क्यू स्विच लेजर, एक्नी स्कार्स के लिए आते हैं, और PRP के लिए आते हैं, स्किन रिजुविनेशन के लिए आते हैं, माइक्रोनीडलिंग के लिए आते हैं, मतलब लॉट ऑफ प्रोसीजर जो भी हमारे हैं प्रोसीजर, तो आई वुड से कि 90% प्रोसीजर जो हैं वो खवातीन इंटरेस्टेड होती हैं, दो कि ऑल ऑफ देम कैन बी डन ऑन द मेल एज वेल। ठीक है, लेकिन मेल के अगर फॉर एग्जांपल एक्नी स्कार्स बने हुए हैं जिनको हम खड्डे खड्डे बनते हैं फेस के ऊपर बन जाते हैं, तो मेल के भी वो बनते हैं, बट मेल उसको बॉदर नहीं करते, दे से वी आर क्वाइट फाइन विद दैट। बट खातून को अगर थोड़ा सा भी अंडर आई सर्कल बन जाए, हल्की सी पिगमेंटेशन हो जाए, तो वो कहती नहीं जी कि मैंने तो जरूर इसका ट्रीटमेंट कराना है। तो जो क्रेडिट कार्ड लेकर आती हैं खवातीन, वो अपना होता है या किसी मेल का होता है? देखिए, मैं अपने स्टाफ से जाके चेक नहीं करता, बट नॉर्मली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो यकीनन हस्बैंड का होता है। तो वो इसलिए वो मुझे हाँ, इस वजह से वो बेचारा नहीं आ पा रहा होता है, उसका कार्ड तो उसका खड्डा वो बढ़ता पूरे जिंदगी में खड्डा बढ़ जाता होगा बेचारे उसके बैंक अकाउंट में। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कई बार खवातीन मुख्तलिफ प्रोसीजर्स कराती हैं, जैसे PRP है, एक वो आजकल कोई ड्रिप्स आई हुई है जो विटामिन ड्रिप्स हैं, वो भी कुछ है। हाँ, ये भी बड़ा वो कोई विटामिन शॉट है भाई, वो बस लगा देते हैं तो आप विटामिन चाको चौबंद हो, हशाश बशाश हो गए, कुछ ऐसी है बिल्कुल। और कुछ ऐसी हमारे प्रोसीजर्स हैं जिनका कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे जाती तौर पर लगता है, कुछ मैंने भी कराए कुछ नहीं भी कराए, लेकिन औरों का देख के लगता है कि अच्छा, तो तुम तो जब अंदर भी गई थी तो ऐसी ही थी, बाहर भी निकली हो तो ऐसी ही हो। हाँ। तो उस पे डॉक्टर कहते हैं नहीं 2-4 दिन चार्ज हुआ है, नहीं 2-4 दिन वेट करें या 1-2 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट आएगा। फिर भी आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा ही था, बस क्या फर्क आया उसमें। तो
बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कुछ हमारे प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम फिलर्स की बात करते हैं, तो फिलर्स का रिजल्ट देयर एंड देन आता है। हाँ, वो तो पता चल जाता है, ठीक हो गया, वो उसी वक्त चेंज आ जाता है, ठीक है। और जिस तरह आपने माइक्रो नीडलिंग की बात की है, हम अगर उसकी बात करते हैं, किसी ड्रिप की बात करते हैं, मीजोथेरेपी की बात करते हैं, या हम लोग ग्लूटाथायोन इंजेक्शन की या उनकी ड्रिप की बात करते हैं, या हम क्यू स्विच लेजर कीवन की बात करते हैं, तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कि ग्रेजुअली स्किन को रिजुविनेट करते हैं। जो रिजुविनेशन है वो एक पूरा प्रोसेस है, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि जी कि आपने कोई जादू कर दिया हुआ है कि जी कि आप 2 दिन बाद ही गोरे हो जाएंगे, पिगमेंट खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो मेडिकली प्रूवन प्रोसीजर्स हैं, मैं आप सबको बताना चाहूँगा, ऑडियंस को भी, कि जो मेडिकली प्रूवन प्रोसीजर्स हैं दे टेक टाइम, कि वो ठीक करने के लिए या पिगमेंट्स हैं या छाइयाँ को कम करने के लिए टाइम लेते हैं। टाइम चाहिए। अगर आप ओवरनाइट गोरा होने की ट्राई करेंगे या ओवरनाइट ठीक होने की ट्राई करेंगे तो स्किन को डैमेज करेंगे। लोकल लेवल पे जो क्रीम्स अवेलेबल होती हैं, मिक्सर क्रीम का बना लिया, तो वो जो है वो यकीनन ओवरनाइट ठीक करते हैं, ओवरनाइट आपको वो करते हैं, गोरा कर देते हैं, लेकिन उसके स्किन को डैमेज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दिस कि आप ये मेडिकल के या एस्थेटिक्स के प्रोसीजर करें। इसीलिए हमें कहा जाता है ना कि भाई जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाए, मतलब जो भी आपको अपनी स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट करना है वो खुदारा खुद मत कीजिए, डॉक्टर के साथ बैठे रिव्यू करें, वो आपको डिटेल बताएगा और फिर उसके बाद आप उस पर अमल करें, क्योंकि वो जानता है, उसने चेक किया होगा कि आपकी स्किन को क्या चीज़ अफेक्ट करेगी पॉजिटिवली और क्या चीज़ नेगेटिवली। स्कारिंग हो जाती है लोगों की, कोई लेजर ऐसा कराते हैं या वो स्किन जो ऊपर से हटाने वाली होती है उस पर स्कारिंग हो जाती है, तो फिर वो डॉक्टर के मथे लग जाती है जाके। तो बेहतर है कि आप प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही अपने लिए जो भी ऑप्ट करते हैं सोल्यूशन, उसकी तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर मुबश्शिर डाहा साहब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फे की तरफ हम बढ़ते हैं, वक्फे के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बच्चे बड़े बड़े काम करते हैं, कमाल करते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो बड़े बड़ों से आगे निकल जाते हैं। आज एक ऐसे ही बच्चे से हमने आपकी मुलाकात करवानी है। ये बच्चा है 9 साल का और 9 साल की उम्र में ये है डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट। आप क्या लिख रही हैं भाई? 9 साल का बच्चा है, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट है और आपके सारे डिजिटल मीडिया के काम वो कर भी देगा और छा जाएगा। ऐसा करेगा कि आपके सारे काम यूं चुटकियों बजाते हुए हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है जी 9 ईयर ओल्ड डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट अयान मंजर। अस्सलाम वालेकुम अयान। वालेकुम सलाम। अयान, सच सच बताओ, आपकी उम्र 9 साल ही है? जी 9 इयर्स ओल्ड है। ठीक है, 9 इयर्स ओल्ड रेयान। तो रेयान, ये बताएं कि किस किस चीज के आप एक्सपर्ट हैं भाई? डिजिटल मार्केटिंग और उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ। बाकी मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती है और ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। वाह, जबरदस्त। और ये सारी चीजें आपने कैसे सीखी, कब सीखना शुरू की थी? ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने एक ऑनलाइन एकेडमी से सीखी थी। पिंक आई डिजाइन्स, वीडियो एडिटिंग मुझे कुछ मेंटोर्स ने सिखाई थी, और डिजिटल मार्केटिंग वो बाबा के एक फ्रेंड थे, उन्होंने वो एजेंसी रन कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग की, तो उनसे सीखी थी। तो आपको ये नहीं लगा कि मैं इतना छोटा सा हूँ, पूरी उम्र पड़ी है अभी, तो इंशाल्लाह मैं आगे जाके सीखूंगा? सारा कुछ इसी बचपन में ही कर लेना था आपने। सबसे पहले तो मेरे मम्मा पापा मुझे मोटिवेट करते थे, और डिफरेंट पब्लिक स्पीकर्स को सुनता था। वो कहते थे कि आप लोग जल्दी से जल्दी यंग से यंग एज के अंदर काम स्टार्ट करें, कोई स्किल सीखें, उनसे अर्निंग स्टार्ट करें। अच्छा, और अर्निंग की बात अब आ ही गई है, तो बताओ जरा, थोड़ा सा हल्का फुल्का बता दो, रफली कितना अर्न कर लेते हो इन तीनों चीजों से, ग्राफिक डिजाइनिंग से भी, एडिटिंग से भी और मार्केटिंग से भी? क्या लोगों के लिए ये काम करके अर्निंग भी कर रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैंडसम अमाउंट कमा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैं फिगर नहीं लाना चाहता।
नहीं फिगर तो हम पूछ भी नहीं रहे भाई, फिगर पूछेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और क्या? और हैंडसम अमाउंट आपने कह दिया है तो हम समझ गए कि आपकी अमाउंट जो है वो माशाल्लाह 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 ज़बरदस्त है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताएं, चलें अब मिसाल के तौर पर हम आपके पास आते हैं कि जी डिजिटल मार्केटिंग आप हमारी कीजिए, तो उसमें क्या क्या काम ऐसे होते हैं जो आप करते हैं और किस तरह करते हैं, थोड़ा सा ये हमें ज़रा समझाएं ना। एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले आप हमें एक बिजनेस मैनेजर की एक्सेस देते हैं या एड मैनेजर की बना के खुद पेज की एक्सेस देंगे। उसके ऊपर हमने आपकी कैंपेन्स रन करनी होती है। आप जिस तरह देते हैं कि ये प्रोडक्ट मेरी है, लेट सपोज कि ये लिपस्टिक है, ये मैंने सेल करनी है, तो इसकी बाकी फिर स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि लिपस्टिक कौन ख़रीदेगा। अब वेडिंग पे अगर कोई जा रहा होगा वो लेगा, बाकी अगर कोई वॉच है तो वो कौन ख़रीदेगा, वो किसी इवेंट पे कोई जा रहा होगा बंदा वो ख़रीदेगा, और वो शख्स ख़रीदेगा जो कि जिसने अभी कहीं बाहर जाना होगा, जिसने अभी किसी से मीटिंग करनी होगी। स्ट्रेटजीज के बाद हम एक कैंपेन बनाते हैं और उसके अंदर वो सारी पिक्चर्स वगैरह देते हैं, उसकी एक कैरोसेल बनाते हैं। वो बनाने के बाद वहाँ पे सारी पिक्चर्स डाल के फिर उसकी टारगेटिंग होती है कि ये किस किस बंदे को दिखानी है, किस एरियाज के अंदर दिखानी है, नाइट क्लब्स में दिखानी है या किसी स्पेसिफिक एरिया DHA बैरिया टाउन कहीं पे चलानी है। वो सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद उसका जो टाइटल होता है वो कहाँ कहाँ दिखानी है, गूगल पे दिखानी है, फेसबुक पे दिखानी है, और फेसबुक वगैरह सारों पे सेलेक्ट करके उसके बाद उसको रन कर देते हैं। ज़बरदस्त। तो अब ये जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाना है ये सारी चीज़ें आप अकेले करते हैं या इसमें आपके साथ आपकी टीम भी है? जी कभी कभी किसी बड़े से हेल्प लेनी पड़ जाती है और कभी कुछ बाहर से लेनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज किसी से देखनी पड़ती हैं, बाकी किसी बड़े से हेल्प लेनी पड़ जाती है। सही है, हेल्प लेकर काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट आपको कोई काम देता है तो उससे मीटिंग होती है तो वो ये नहीं कहता भाई आप तो इतने छोटे से हैं, आप कैसे मेरा काम करेंगे, भाई किसी को बड़े को बुलाएं। और ऑनलाइन मीटिंग नहीं करते, डायरेक्टली फेस टू फेस बात नहीं है, ऑनलाइन है। मतलब कॉल के ऊपर बात। ठीक है, तो फेस टू फेस आप जाते कैसे हैं? अब्बू के साथ जाते हैं किसी के पास? अच्छा ओके, टेक्स्ट पर बात होती है। कभी कभी कोई ऐसा मैसेज आ जाता है। गुड स्ट्रेटजी। ठीक है। अच्छा, स्कूल को कितना टाइम देते हो? क्योंकि पैसे कमाने का चस्का जिसको लग जाए और इतनी छोटी एज में लग जाए तो उसको स्कूल की जरूरत ही क्या है वैसे तो, लेकिन टेक्निकली थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है फिर भी। तो स्कूल वाले आपको टीचर्स वीचर्स क्या कहते हैं और स्कूल पढ़ाई को कितना टाइम देते हो? कैसे बैलेंस करते हैं? स्कूल नहीं पढ़ रहा अभी, मैं वैसे हिफज कर रहा हूँ। बाकी पहले 7 o'clock के ऊपर मैं जाता था और 1 PM पे वापस आ जाता था। अच्छा, तो अब आप हिफ्स कर रहे हैं माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है आपने जो की, और हिफ्स जो है वो माशाल्लाह आपकी जो मेंटल सलाहियतें उसको तो और एनहांस कर देगी, फिर एनहांस कर देता है। ठीक है, चले ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग वाला एरिया। अब आ जाते हैं आपका जो दूसरा एरिया था जिसमें आपने कहा कि जी वीडियो एडिटिंग, तो वो आप कौन से सॉफ्टवेयर से करते हैं? एडोबी प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स। और वो आप खुद चलाते हैं? सॉरी, वो आप खुद चलाते हैं? जी भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त। हमारे एडिटर्स को भी जो है वो देखना चाहिए कि वो इतनी बड़ी उम्र में एडिटर्स बने हैं और आफ्टर इफेक्ट्स के माहिर बने। देखो भाई 9 साल का बच्चा कमाल कर रहा है, ज़बरदस्त, वेरी गुड। अच्छा, तो अब आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको इसमें पूरी सिचुएशन में क्या क्या सपोर्ट फराहम करते हैं? वो मुझे गाइड करते हैं और मोटिवेट करते हैं
बाकी कभी कभी कोई हेल्प लेनी पड़ जाती है, जिस तरह के कोई क्लाइंट से बात करनी हो जाए या कोई वीडियो बनाने में इशू आ जाए, कोई नया वीडियो आइडिया हो उसके बारे में। ज़बरदस्त। और फिर जैसे आप शिफा ने पूछा कि आप स्कूल को कितना टाइम देते थे, कैसे बैलेंस करते, तो मैं ये पूछना चाहूँगा खेलने को कितना टाइम देते हैं और खेलते क्या है और कैसे? एंटरटेनमेंट टाइम है कि 1 और उधर कभी टीवी देख लिया थोड़ा बहुत, बहन भाइयों को टाइम देना। हाँ, सारी चीज़ें करते हैं आप, ज़बरदस्त है। तो आप तो बहन भाइयों को भी अपने साथ काम पे लगा सकते हैं। हाँ जी, वो अभी दोनों सीख रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, और आपने कब किस उम्र में सीखना शुरू किया था और कितने अरसे में सीख ली ये सारी चीजें? 6 इयर्स की एज में स्टार्ट किया था और अभी तकरीबन 9 है। तो 3 साल में आपने सीख भी लिया काम, शुरू भी कर लिया, हैंडसम अमाउंट कमाना भी शुरू कर दिया, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। हम क्या कर रहे थे 6 साल की उम्र में, ये मुझे याद भी नहीं है। बहरहाल जी, ज़बरदस्त। रेयान, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, और आप जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, उसी तरीके से तरक्की करते रहिए और मेहनत करते रहिए भाई, ज़बरदस्त। हम खुद आपसे रब्ता करेंगे, हमारी भी कोई डिजिटल मार्केटिंग कर दो यार, कोई मुझे मशहूर कर दो दुनिया भर में। ये भी इसका कोई फार्मूला, कोई स्ट्रेटजी बना दोगे? उसमें टाइम लगता है। ठीक है, ले लो, टाइम ले लो, ये कौन सा कल ले लो, अभी थोड़ा सा ले लो। उम्मीद तो यही है कि अभी चलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं। ठीक है, कर दोगे? बात चलो बात कर लेते हैं भाई। मेमन को मेमन, काइंड ऑफ मेमन टकर गए। थैंक यू जी, थैंक यू रेयान, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये देखें, ये होते हैं जी बच्चे हमारे अहद के, जो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं जी, बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल, मैं वो सोच रही हूँ कि ये नेगोशिएट कैसे करते होंगे लोगों के साथ। नहीं, इतने से ज्यादा पे होगा, ये तो इतने पे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो बात ही नहीं कर रही। ये वो वाली चीज मैंने देखनी है इनकी। हमें तो पैंट का बटन बंद करना नहीं आता था 6 साल की उम्र में। ये पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, दुनिया फतह कर रहे हैं ये बच्चे। बिल्कुल जबरदस्त भाई, चलो क्या बात है। लेकिन देखें, बुनियादी तौर पर पेरेंट्स का विजन और ट्रेनिंग ही एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को जिसको कुछ नहीं आता, जो सिर्फ खेल कूद ही कर सकता है, उसको एक पहले ही जिम्मेदार शहरी बना दिया उसने। कंट्रीब्यूटिंग शहरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये पेरेंट्स का विजन और अमाउंट कमाना, उसने पैसे बताए नहीं, ये बड़ी बात है जी। बिल्कुल, चलें जी, गुड, थैंक यू जी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। प्रोग्राम में बहुत कुछ है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज है जी बच्चों के हवाले से हमने बात करनी है, और स्पेशल बच्चे, ज़बरदस्त कमाल बच्चे होंगे आज। ऐसे ऐसे बच्चों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कि जब आप उनसे उनकी जो कहानी है, जो दास्तान है, जो उनकी स्किल्स है, वो जब देखेंगे, सुनेंगे, आप हैरान परेशान रह जाएंगे भाई। सवाल उठाना पड़ेगा, हाँ, कि भाई मैं क्या कर रहा था इतनी उम्र में, क्या मामला थे मेरे, और ये बच्चे क्या कर रहे हैं। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। एक बच्चा है मोहम्मद अयाद, उसकी उम्र है 4 साल। उनकी वालिदा अली भी हमारे साथ मौजूद है। बच्चा जो है मोहम्मद अयाद, वो भी हमारे साथ मौजूद है, और इस 4 साल की उम्र में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है वो बच्चा जी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ चुका है वो बच्चा। क्या क्या किया है ये उसी से जानते हैं, उनकी वालिदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो सबसे पहले तो उम्मे अली साहिबा ज़रा बताएं कि ये अयाद की उम्र 4 साल है, कौन कौन से रिकॉर्ड बना चुका है ये? जी, मोहम्मद की उम्र है 4 साल। अभी ये कुछ दिन पहले 4 साल के हुए हैं, तो इसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं 26। माशाल्लाह। अच्छा, 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड। किस किस चीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये? अच्छा, इसमें ये है कि ये पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री का पहला बच्चा है जिसने कि इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने शुरू किए, जिसमें कनाडा है, दुबई है, इसके अलावा अमेरिका है, यूके है। अभी रिसेंटली इसका IQ टेस्ट हुआ जो कि 195 है।
अच्छा जी, तो उम्मे अली साहबा आपने बताया कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं कुछ तो IQ के हैं, और कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, ज़रा थोड़ी सी डिटेल बता सकेंगे? जी जी, इसका ये है कि ये छोटा था तो तब इसकी रिकग्निशन बहुत मतलब जल्दी से इसने रिकग्नाइज करना शुरू किया, और उसी दौरान इसने मतलब चीज़ों को करना शुरू कर दिया। जैसे चीज़ें थी, इसने फ्लैग्स, पीरियोडिक टेबल, इन सारी चीज़ों को ये करता था। और अभी तक इसने 1000 किताबें पढ़ के भी एक बार के लड़की का ब्रेक किया है। इसके अलावा इसको केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मतलब वो है, इसका दिल होता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूं, मैं माइक्रोस्कोप यूज़ करूं। जैसे इसकी बर्थडे थी तो इसने हमें ये नहीं कहा कि मुझे टॉयज चाहिए, इसने कहा मुझे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप गिफ्ट में चाहिए। वाह 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 वाह, ठीक है। तो साइंस की तरफ इनका ज्यादा रुझान है। तो वैसे ये मतलब पढ़ाई में ये सारी चीजें, स्कूल जा रहे हैं, ये स्कूल नहीं जा रहे अभी? 4 साल की उम्र में स्कूल नहीं, स्कूल में असल में ये डिफरेंट स्कूल में नहीं, अभी इसको स्कूल में इसके जब भी टेस्ट होता है तो टीचर कहती है कि ये पाकिस्तान के ग्रेड 1 और 2 के लेवल पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम इनको इस लेवल पे रख नहीं सकते क्योंकि उसमें बच्चे जितने भी हैं वो 8 साल के, 7 साल के इस एज ब्रैकेट पे है, तो वो इसको बुली करेंगे। तो इसकी मेंटल हेल्थ हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हम लोग फिर इसको फिलहाल स्कूल की तरफ नहीं लेके जा रहे। ओके, होम स्कूलिंग करती हैं आप इनकी? जी, इसमें ये होता है कि इसका एफिलिएशन है एक यूनिवर्सिटी के साथ जो गिफ्टेड बच्चों को टैकल करते हैं। तो उसमें ये है कि ये लिटरेचर पढ़ते हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और इस तरह से ये करते हैं। अच्छा, तो आप इनकी जो पूरी जो सारी जो तरबियत का सिलसिला है, जो इनको सिखाने का सिलसिला है, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है और आपने क्या क्या सिखा दिया इनको? अच्छा, इसमें ये है कि क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन इनकी ज़्यादा है, मेमोराइजेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो कुछ मैं अपने दूसरे बेटों को भी सिखा रही होती हूँ, ये उसको भी मतलब वो कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। वाह, ठीक है। तो वो एक सेकेंडरी लर्निंग उनकी वैसे भी चल रही होती है, इसका मतलब है। ज़बरदस्त। तो अब हम इनसे अगर कम्युनिकेट करें तो ये हमें जवाब दे पाएंगे? इनको आवाज़ आ रही है? काफ़ी है। जी बिल्कुल। मोहम्मद, कैन यू प्लीज लिसन टू, कम हियर, वो सम एक्सपेरिमेंट। मोहम्मद कम, चलो वो एक्सपेरिमेंट मोहम्मद अयाद, अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? अभी बना के फारिग हुआ। अच्छा, बस तो इसी से इसी के बारे में पूछ लेते हैं। मोहम्मद अयाद, What are you making? What are you experimenting? What? अच्छा जी, तो इनसे पूछ लें कि हमारी तरफ से पूछ लें कि भाई क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, थोड़ा हमें समझाएं तो से। जी ठीक है, आप बताओ इसमें आपने क्या क्या डाला? soap, color, hydrogen peroxide yeast. And what did you put first? I put soap, And then color, then yeast, then hydrogen peroxide. and what did you make it? Elephant toothpaste. Elephant toothpaste. Can you please tell us about some bones? बताइएगा तो सही, क्या होता है ये एलिफेंट टूथपेस्ट? एलिफेंट टूथपेस्ट ये एक्सपेरिमेंट है जो यूजुअली हम लोग को मैट्रिक वगैरह में कराया जाता है। ये केमिकल का एक्चुअली रिएक्शन है जिसमें आप डिफरेंट केमिकल्स को मतलब वो मिक्सअप करके तो उसके बाद फिर उनको आप बनाते हैं। इसमें डिफरेंट तरह से आता है क्योंकि बच्चा है तो इसमें कोशिश होती है तो कि जितने भी डेंजरस चीज़ें हैं उनसे इसको थोड़ा सा दूर रखा जाए या इसको प्रिकॉशन का पता हो कि किस तरह से इसको लेके चलना है। जैसे एलिफेंट टूथपेस्ट है तो ये थोड़ा सा मतलब गर्म होता है जिसकी वजह से आप इसको अगर टच करते हैं तो वो मतलब डैमेजिंग हो सकता है। This one is not coming out. I put but hydrogen peroxide is not coming out. ओके, ये तो एक्सपेरिमेंट सही करने की जरूरत है। जरा भाई चेक करें आपके क्या
लेकिन ये तो जो एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे ये तो बड़े खतरनाक केमिकल से भी, ये जाहिर है एक छोटा बच्चा है और उसके साथ भी इनका एक्सपोजर होता होगा, तो वो कैसे फिर मैनेज तो कह रही है कि वो सारी चीज़ें हटा देते हैं। अच्छा, हटा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं उम्मे अली साहिबा कि आपको कब पता चला कि ये इतने गिफ्टेड हैं और कैसे पता चला? अच्छा, इसका ये था कि इसकी तो माइलस्टोन बड़ी जल्दी जो है ये बोलना बहुत जल्दी शुरू किया, इसने रीडिंग बड़ी जल्दी स्टार्ट कर दी। तो साइकोलॉजिस्ट को जब असेस कराया गया तो उन्होंने कहा कि इसका IQ बहुत हाई है, तो उन्होंने कहा कि इसका फिर इसको वर्कर एक है IQ ID, उन्होंने इसको असेस किया तो उन्होंने कहा कि इसका 195 है और ये स्लाइटली इंट्रोवर्ट है, क्योंकि आपको पता है जिनके दिमाग ज्यादा बोलते हैं उनकी जुबान जरा कम बोलती है। बिल्कुल ठीक है। तो अब जो ये काम कर रहे हैं तो ये नॉर्मल स्कूल में जाके एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो जिस क्लास में जाएंगे उससे आगे ही होंगे और सबसे आगे सोच रहे होंगे ये। जी बिल्कुल। अब जैसे देखें कि एक बच्चा है, इवन अगर ग्रेड 1 में भी है, ग्रेड 2 में भी है, तो वो अगर स्कूल में जा रहा है तो पूरे साल में वो 6 किताबें पढ़ रहा है, और ये जो है ये 6 महीने में 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ लेते हैं। हाँ। और वो 1000 किताबें कौन सी होती हैं? हाँ। उनमें रोमियो जूलियट भी है, उनमें हैमलेट भी है, उनमें मतलब ये शेक्सपियर को भी पढ़ते हैं, इत्तेहाद मोहम्मद हैं ऑथर, उनको भी ये पढ़ते हैं, मतलब आजकल ये अल्केमिस्ट पढ़ रहे हैं। चलो, तो ये कैसे पढ़ते होंगे अल्केमिस्ट? क्या वो रीडिंग कैसे करते हैं? रीडिंग मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका दिखाती हूँ रीडिंग का, और फिर आप देखिएगा हाँ, डेमो दिखाएं, डेमो। ये देखिए, जैसे ये है, ये यहाँ की ग्रेड 3 की बुक है, तो मैं आपको अभी यहाँ से इसको जो LGS है उसके ग्रेड 3 के है। स्टार्ट फ्रॉम हियर। To your house, said the man. Here is some money for your mother. Aladdin took the money home to his mother. When the man came, अच्छा, और रैंडमली अगर हम इससे वो सुनते हैं तो रैंडमली ये मतलब हर चीज को यहाँ से I love you, Aladdin told her. I am going to the palace to speak to your father. अच्छा, और इसी तरह से अगर हम इनसे पीरियोडिक टेबल का पूछते हैं तो वो भी ये जो है इनको, मोहम्मद कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द पीरियोडिक टेबल? स्टार्ट फ्रॉम देयर। Boron, radium, यस, nobelium, sulfur. Take off this. Okay, I will take off this. You can just. Okay. Iron, helium, francium, hydrogen, helium, carbon, titanium, cobalt, krypton, magnesium, calcium, palladium, lead, mercury, अब आपके बारे में सोचा क्या? cadmium, potassium, आप पे तो है जिम्मेदारी डबल। vanadium, oxygen, इनका दिमाग lithium, अल्लाह ताला ने गिफ्ट cesium, किया है, vanadium. असल में उसका ख्याल भी रखना है, उसको नर्चर भी करना है। और हमारे स्कूल्स हो जाएं या दुनिया का शायद ही कोई ऐसा स्कूल आपको मिलेगा जो इनको इनकी सलाहियत के मुताबिक ट्रीट कर पाएगा। तो अब ये तो जिम्मेदारी 80% तो आप पे ही है। आगे क्या करना है इस टैलेंट के साथ? देखिए, इसको साइंटिस्ट बनने का बहुत क्रेज है। जैसे इसको बोन्स के सारे नाम आते हैं, एनाटॉमी इसको आती है, तो ये जो चीज़ें हैं मतलब साइज के लिहाज से अगर इसे देखा जाए तो ये FSC के बच्चों के लेवल का इसका साइज है। तो फिर साइंटिस्ट बनाएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। पाकिस्तान को वैसे तो पता नहीं कब नसीब होना था नोबेल प्राइज, ये दिलाएंगे हमें पाकिस्तान को नोबेल प्राइज साइंस का। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी आयात का भी और उम्मे अली साहब आपका भी, और अल्लाह ताला जो है जिस तरीके से टैलेंट दिया है हमारे को, ये टैलेंट जो है इसको नर्चर करना चाहिए और इसको नर्चर करके दुनिया में आला तरीन मकाम पर पहुंचना है इस टैलेंट ने। बिल्कुल। और अल्लाह ताला इनसे अपनी मर्जी का, अपने मतलब का कोई अच्छा सा काम ले तो कितना ज़बरदस्त होगा। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम में बहुत कुछ है।
पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। लाहौर हाई कोर्ट ने मकामी मादनी हुकूक की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया है और दरख्वास्त गुजार जो है उनका मौक़िफ़ क्या है। बुनियादी तौर पर यह गाजी बरोथा प्रोजेक्ट है और इसके हवाले से कुछ कन्फ्यूजन और कुछ कॉम्प्लिकेशन सामने आई हैं और बेसिक मुद्दा ये है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी ज़मीन से निकल रहे होते हैं उसके ऊपर पहला हक किसका होता है। इस हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, गैस के हवाले से, हाइड्रो पावर के हवाले से, इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मलिक शमशेर साहब मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से जी? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट में जो आपने रिट डाली हुई है उसका प्रेयर क्या है, उसका बेसिक मुद्दा क्या है, वो ज़रा एक्सप्लेन करें। पहले मैं थोड़ा सा आपको अपने ज़िले का बताता चलूँ। अटक ज़िला जो है उसकी अभी 2023 की जो सेंसस है उसके हिसाब से 22 लाख की आबादी है। ठीक है। और ये पंजाब के अंदर सबसे ज़रखेज़ ज़िला है। यहाँ पर गैस की भी ज़ख़ीरे हैं, यहाँ पर तेल के भी ज़ख़ीरे हैं और यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। एंड दिस इज़ पंजाब्स ओनली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ओके। तो यहाँ पर जो हमारी गैस फील्ड्स हैं, ये दखनी गैस फील्ड है हमारे पास, ढोक सुल्तान गैस फील्ड है, झंडियाल गैस फील्ड है। और जो झंडियाल गैस फील्ड है वो 292 क्यूबिक फुट गैस बनाती है, which is probably the most amount of quantity produced in all of Pakistan। ठीक है। और ये भी आपको एक फैक्ट बताता चलूँ। अभी इसके साथ साथ हमारा जो गाजी बरोठा का मंसूबा है ये 1450 मेगावाट बिजली जो है वो ये बनाता है और ये मंसूबा बना रहा है बिजली 2003 से। ठीक है। पूरे पंजाब के अंदर एक ही ऐसा मंसूबा है हाइड्रो पावर का जो कि इस मुल्क को सस्तीपन बिजली दे रहा है। ठीक। आज आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा सर्कुलर डेट, जो हमारा जो कर्जा है बिजली का, वो कोई 2 ट्रिलियन तक पहुंचा हुआ है। यस। अब जो वर्ल्ड बैंक की, मैं थोड़ा ये आम आदमी को समझने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड बैंक की वर्किंग के हिसाब से हम इसको लेते हैं 800 मेगावाट फी घंटा। ठीक है। ठीक हो गया। 800 मेगावाट फी घंटे का मतलब है कि 8 लाख बिजली के यूनिट फी घंटा ये प्रोजेक्ट बना करता है। ठीक हो गया। अभी जो हाइड्रो पावर की बिजली है इसके एक यूनिट जो टैरिफ जिसको हम कहते हैं कि बिजली का जो रेट है वो कितने का है, उसको हम लेते हैं 6 रुपये, क्योंकि ये 6 रुपये की ही इसकी वर्किंग होती है। ठीक है। अब ये फी घंटा जो है 48 लाख रुपए बना रहे। फी दिन अगर हम इसको निकालें तो ये प्रोजेक्ट 11 करोड़ रुपए बना रहा है, की बिजली बना रहे। ठीक। अब इसको अगर हम देखें कि ये फी साल कितना बना रहे हैं तो ये 40 अरब साल का बनता है। ठीक है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या है? अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है ना कि आपकी 40 अरब की बिजली बन रही है, वो आप दे रहे हैं मुल्क को। ठीक है। ठीक हो गया। उसके अंदर से, और वो भी मैं आपको बताऊं कि 6 रुपए की बिजली प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं? 30 रुपए की बेच रहे हैं। ठीक है। चले वो तो नेपरा जो है वो जिस तरीके से तो वो 210 अरब रुपए वो बन जाते हैं। सो ये आपको बताने का मकसद ये है कि 2003 से लेके 2023 तक 840 अरब की बिजली हमारे ज़िले के प्रोजेक्ट ने बनाई है और मुल्क के लिए आसानी पैदा की है, गरीब आदमी के लिए आसानी पैदा की है। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या वो गरीब आदमी जो मेरे ज़िले के अंदर है उसका हक नहीं है कि वो उसको इसकी रॉयल्टी मिले? ये मैं पूछता हूँ, ये मैं रियासत से सवाल पूछता हूँ कि क्या मेरे ज़िले का जो आम आदमी है जिसका 30,000 रुपये बिल आता है, क्या उसका हक नहीं है इस बिजली के ऊपर? तो वो बिजली तो सबको मिलती है ना, नेशनल ग्रिड में जाती है ना, नेशनल ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बिल्कुल सबको मिलती है। लेकिन जो उसकी कीमती ज़मीनें वक़फ़ की वो मेरे जिला के लोगों ने की। 42 देहात हैं जिन्होंने ये 50 किलोमीटर का जो रकबा है वो दिया इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। तो इस पे आइन क्या कहता है? जो जिसकी जमीन आप दे रहे हैं ताकि नेशनल लेवल का एक मंसूबा बने, फिर उस लोगों को, उन अशखास को फिर क्या मिलता है आइन के मुताबिक? अब आइन में ये लेकर आऊँ, ये आइन में साथ लाने का मकसद ये है कि ये आम आदमी को पता चले कि आपके जो आइनी हकूक हैं, आपके जो कानूनी हकूक हैं, वो सब इस किताब के अंदर है। बताएं फिर। अभी आर्टिकल 199 जो है, जो आइन की शिक 199 है, वो ये कहती है कि कोई अगर पॉलिसी गवर्नमेंट की बनी हुई है और उसमें कोई एक पाकिस्तान के आम शहरी का राइट है तो वो उसके लिए लड़ सकता है कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ 2 आइन की शिकें, एक शिक 158 वो ये कहती है कि जिस इलाके से भी कोई गैस या तेल का ज़ख़ीरा हो, उसके जो 5 किलोमीटर के रेडियस में देहात आते हैं, सबसे पहला हक उन देहातों का है। ठीक है। सबसे पहला हक
उन देहातों का है उस गैस के ऊपर। ठीक है, अब ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे ज़िले में नहीं हो रही, और हमारे ज़िले में भी नहीं हो रही, और पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रही। जहाँ जहाँ इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ सुई वालों को तो गैस नहीं मिलती, गैस तो हमें मिलती है। बिल्कुल ऐसी बात है जी। ना सुई में भी ये मसला है, उसी तरह हमारा भी ये एक इशू है। यहाँ पे 35 देहात हैं जो इससे अफेक्टेड है। ठीक है, वहाँ से मतलब नाइंसाफी हो रही तो सबके साथ हो रही है ना, इस मामले में तो इंसाफ हो रहा है ना। बिल्कुल। हाँ। अभी ये हमारा जो इसको ये हकूक़ अटक की जंग है। ठीक है, ठीक हो गया, लेकिन अटक की जंग ना कहें इसको, तो फिर पूरे मुल्क की जंग हो जाएगी ना, क्योंकि ये तो सबका हक है ये। क्योंकि आपका फैसला अगर आएगा तो वो हर जगह पूरे मुल्क पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बड़ी पॉजिटिव बात होगी। हकूक़ अटक की जंग है, वो अभी तक है जब तक ये पिटिशन दायर हुई है। जब इस पिटिशन के ऊपर एक आईनी और कानूनी फैसला आएगा तो ये हकूक़ पाकिस्तान की जंग बन जाएगी। एक तो आपने आर्टिकल बता दिया जिसमें 158, ठीक है। दूसरा जो आर्टिकल है वो शिक नंबर 1618, वो ये कहती है कि जो भी ज़िला है जिसके अंदर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो आपका, जिस तरह हमारा गाजी बरोटा है, उसकी सर्टेन परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी जो है वो सबसे पहले उस ज़िले को मिलेगी। ठीक है, और ये सिर्फ आइन की शिक नहीं मैं बता रहा, ये KPK के अंदर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही। अच्छा, हुई भी है। बिल्कुल। 2008 से KP के जो अजला हैं उनको 5%, 10%, 15%, 20% की रॉयल्टी एज पर अग्रीड विद द गवर्नमेंट मिल रही है, लेकिन हमारे जिले को नहीं मिल रही। तो क्यों? वजह यही तो, हम इसी वजह से तो कोर्ट के पास जा रहे हैं कि क्यों नहीं हमारे जिले को ये मिल रही। और अभी आपको एक और भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, वो ये है कि अभी इतने जो 840 अरब रुपए बन रहे हैं वो हमारे ज़िले को नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे। अभी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो ये SIFC बना है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड, इसके तहत जो गाजी बरोटा का प्रोजेक्ट है उसमें से जो 30% की इक्विटी है या प्रोजेक्ट की जो 30% की ओनरशिप है वो हम बेचेंगे फॉरेन कंट्रीज़ को। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ठीक हो गया, पॉजिटिव। ये बनता है 200 अरब रुपए, और इस 200 अरब रुपए से हम डियामिर भाषा डैम बनाएंगे। ठीक है भाई, हुकूमत से एक मैं इल्तिजा करता हूँ, कोर्ट से इल्तिजा करता हूँ कि जो यहाँ पे हम गरीब बैठे हुए हैं, जो हमारे इज़ला के गरीब लोग हैं, जो पूरे मुल्क में हमारे KP के में भाई हैं, हमारे बलूचिस्तान में भाई हैं, हमारे सिंध में भाई हैं, जो इन ऐसे ज़ख़ीरों के ऊपर बैठे हुए हैं और उनको इस ज़ख़ीरे की कोई एक्सेस नहीं मिल रही, क्या उनका पहला हक नहीं है? बजाय आप यही फंड लेके दूसरा डैम बनाना शुरू कर दें। सर, ये वो दोनों चीजें जरूरी है ना, मतलब वो डैम भी बड़ा जरूरी है, ऐसा तो नहीं है कि उस डैम के बगैर हम बड़े अच्छे सुकून से जा रहे हैं। बिल्कुल, मतलब उसकी भी एक अहमियत है, प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन ये कि दोनों चीजों को आप साथ साथ लेकर चलें, जिसका जो राइट है वो भी उसको मिले, और जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि हम एक एनर्जी क्राइसिस में मुब्तला नेशन है और हमेशा हिस्से ही है, तो हमने उसको भी जाहिर है। गाजी बरोटा वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिस पे बनने से पहले बड़ी सियासत बड़ी हुई, लेकिन ये है कि फाइनली वो बना। कालाबाग पे आज तक सियासत हो रही है। हाँ, फाइनली वो बना और उससे फायदा बड़ा हुआ उस इलाके को। तो ये जो लोग उस इलाके से वाकिफ हैं वो बिल्कुल जानते हैं कि उस साइड का सारा सूबा, इवन KP, बहुत सारे ऐसे अजला, ऐसे देहात जो कि फॉल KP भी करते हैं, लेकिन उनमें गाजी बरोटा से जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। तो अब जाहिर है जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट इसका अच्छे तरीके से फैसला करेगा, और ये चीज़ जो है वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर अगर कोई चीज़ सही नहीं हो रही तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ज़बरदस्त। अभी जी 840 अरब रुपए हम कह रहे हैं कि इसकी आ रही है आमदन। 840 अरब में आप कहते हैं कि यार 1 अरब का एक स्कूल है या 1 अरब का एक अस्पताल, जो 15-20% जो इसका बनेगा, 840 अस्पताल बन जाते। बिल्कुल, 840 पूरा तो नहीं जाते ना। आज मेरे इसका 15-20% देते ना। बिल्कुल जी। हाँ, तो 840 में से 15% भी अगर होता तो 15 हो जाते। जिला कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। बिल्कुल, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। और मैं ये हल्फन कहता हूँ कि यार हमारे लोग जो हैं, शरीफ लोग हैं, हमारे खुले दिल हैं, आज ये 840 में से आप 10% भी देते हैं, जो हमारे ज़िले में तरक्याती काम है वो तो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान में जो जो मुस्तहिक सूबा है, जो पसमानदा लोग हैं, उनके लिए भी हम वक़्फ़ करेंगे। बस ये तो सबसे बड़ी बात हमारे पाकिस्तानियों की है ना, कि हम पॉजिटिव नेशन है और पॉजिटिवली हम काम कर रहे होते हैं। गुड, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, शमशेर साहब, कि ये इंपॉर्टेंट इशू और कवानीन की रोशनी में आपने हमें समझाया। बिल्कुल, और जब इसका फैसला आएगा इंशाल्लाह उसके बाद भी हो सकता है हम इस पे एक सेशन लगाएं मलिक शमशेर साहब के साथ, ताकि ये उस फैसले को हमारे लिए एक्सप्लेन करें कि अब वो फैसला क्या आया और उसके बाद क्या क्या चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो उस इलाके के साथ होगी या दीगर इलाकों के साथ होगा, बिकॉज दैट वर्डिक्ट विल बी अ प्रेसिडेंट जो कि बाकी सबको भी अफेक्ट करेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मलिक शमशेर असलम साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही जी, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।